गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ। तो बेटा जी, मैं आपका मयंक सर आज के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वाभिमान नीट एकेडमी की ओर से लेकर आया हूँ सेंसरी ऑर्गन रिसेप्टर वाले चैप्टर की बेटा जी एनसीईआरटी की रीडिंग अपन इस लेक्चर में लगाएंगे। तो बेटा जी एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे हर बार आपसे एक क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आई वाले पोर्शन से आए चाहे ईयर वाले पोर्शन से। और बात करूं तो लगभग वो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही मिल जाता है। तो बिल्कुल आप अपनी एनसीईआरटी की नोटबुक ओपन कर लें, पेन पेंसिल अपना मार्कर हाथ में ले लें, बिल्कुल लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड समझते हुए बेटा जी अपन इसको डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करता हूं बेटा मैं। संवेदिक अभिग्रहण और संसाधन, ये अपना जो 11th एनसीईआरटी है उसका 21st चैप्टर है बच्चों। और इस रिसेप्टर वाले पार्ट से नीट में आपको एक क्वेश्चन बेटा जी इजीली मिल जाता है। चलो रीडिंग लगाते हैं बेटा जी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको वातावरण के परिवर्तन की पहचान किस प्रकार होती है? कि बाह्य वातावरण में जो भी चेंज आए, लाइट की बात करूं तो बेटा जी लाइट हम लेते हैं कहां से? लाइट अपन आईज से, सुनने ध्वनि तरंगे हैं वो आपके कान से आएगी, स्मेल अपन नाक से लेते हैं। तो वातावरण का जो भी चेंज है वो आपके रिसेप्टर सेंसरी ऑर्गन ग्रहण करते हैं। आप किस प्रकार किसी वस्तु और उसके रंग को देख पाते हैं, कैसे आप ध्वनि को सुनते हैं। संवेदी अंग सभी प्रकार के वातावरणीय बदलावों का पता लगाकर समुचित संदेशों को सीएनएस को भेजते हैं, जहां सभी अंतर क्रियाएं संचालित व विश्लेषित की जाती है। काम की बात बेटा जी, जितने भी चेंजेस, जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस है, वातावरणीय परिवर्तन है, वो कौन रिसीव करेगा? वो रिसेप्टर रिसीव करेगा और उन संवेदनाओं को कहां भेज देगा? सीएनएस में, ब्रेन के पास। अरे अपन ने टच किया तो टच की सेंसेज सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए ब्रेन तक गई, फिर ब्रेन उन सेंसेज को एनालिसिस करता है, प्रोसेस्ड करता है, तब हमें बच्चों उन संवेदनाओं का पता चलता है। इसके बाद संदेशों को मस्तिष्क के विभिन्न भाग या सेंटर तक भेजा जाता है। हर टच का सेंटर बच्चों, लाइट का सेंटर, सबके विजन सेंटर सब अलग अलग होते हैं ब्रेन में, सेरेब्रम वाले पार्ट में। इस प्रकार वातावरणीय बदलावों का अनुभव अपन करते हैं। हम वस्तुओं को अपनी नासिका नाक द्वारा सूंघते हैं, जीभ द्वारा स्वाद की पहचान करते हैं, कान द्वारा सुनते हैं और आंखों द्वारा देखते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां बच्चों वर्ड अपन यूज करते हैं ना, 5 रिसेप्टर, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन। तो इस चैप्टर में डिटेल में बेटा जी अपन आईज और ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो अगला पैराग्राफ पे आते हैं अपन। तो नई वाली एनसीईआरटी में बच्चों यही दे रखा है ये नोज के बारे में, नाक के बारे में कुछ। वैसे नोज अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बच्चों वहां थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं, नासिका में श्लेष्मा आवरण युक्त संवेदनाग्राही होते हैं जो गंध का संवेदना करते हैं। तो नाक गंधग्राही है, इसलिए बेटा जी इसको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर भी बोल देते हैं। घ्राणग्राही, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, बिल्कुल ये घ्राण उपकला से बने होते हैं। तो नाक में जो बच्चों एपिथेलियम होती है ना, घ्राण उपकला, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, वो घ्राण उपकला संवेदना ब्रेन तक लेकर जाएगी, जिनमें 3 प्रकार की सेल्स मिलती है अपने को। उसमें बच्चों सेंसरी सेल होती है जो संवेदना ग्रहण करेगी, सपोर्टिंग सेल आती है, बेसल सेल आती है, वो अपने इस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से कनेक्टेड। घ्राण उपकला की तंत्रिका कोशिकाएं बाह्य वातावरण से सीधे एक जोड़ी सेम के आकार के अंग में विस्तारित होती है, जिन्हें घ्राण बल्ब कहते हैं। और ये घ्राण बल्ब मस्तिष्क के पादाधार तंत्र का विस्तारण है। ये बच्चों जो पादाधार तंत्र यहां वर्ड लिखा ना, ये एक्चुअल में लिम्बिक सिस्टम वाला पार्ट है। लिम्बिक सिस्टम बेटा जी नर्वस सिस्टम में बताया हुआ आपको, टेम्पोरल लोब, हाँ वही कनेक्टेड लिम्बिक सिस्टम, इसी का एक प्रोजेक्शन होता है। जैसे बेटा जी ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है, इनको बोलते हैं अपन ऑल्फैक्टरी लोब। ये वाली स्ट्रक्चर कहलाती है घ्राण पालियां, जिसके ऊपर ये जो सोलन पार्ट है ये तो कहलाता है ऑल्फैक्टरी बल्ब, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बेटा जी अपन नाम देंगे, ये पूरी जो स्ट्रक्चर है वो कहलाएगी ऑल्फैक्टरी लोब, घ्राण पाली। तो देखो प्रोसेस ऐसे है बच्चों, कोई भी जब स्मेल की सेंसेज आएगी, गंध की संवेदना आएगी, अपना नोज नाक उसको रिसीव करेगा। नाक में कौन है? ये रही, देखना प्रोसेस सुन लेना। नोज में बेटा जी है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम,
घ्राण उपकला, कोई भी स्मेल के पार्टिकल्स आए, सेंसेज आई, उसे ग्रहण किसने किया? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, घ्राण उपकला ने उसको रिसीव किया, घ्राण उपकला। ठीक है, अब वो जो घ्राण उपकला है बेटा जी, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम वहां से उसे रिसीव करेगी एक न्यूरॉन, ऑल्फैक्टरी नर्व जिसको बोल देते हो, घ्राण तंत्रिका, और ये ऑल्फैक्टरी जो न्यूरॉन है वो उसे दे देगी इस ऑल्फैक्टरी लोब, जो अपने सीएनएस ब्रेन का पार्ट है, लिम्बिक सिस्टम में इंक्लूड ये रहा। अब ध्यान ये रख लेना बच्चों कि जो ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन है, ये नर्व जो है ये फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है, पहली कपालीय तंत्रिका। याद आया गया अपने बॉडी में बच्चों 12 पेयर्ड क्रेनियल नर्व होती है, 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका है, उसमें फर्स्ट पे जो है पहली जो क्रेनियल नर्व है वो बेटा जी कौन सी होगी? ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व है। देन वहां से ट्रांसफर टू ऑल्फैक्टरी लोब, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब, ट्रैक्ट, लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। चलें आगे, समझ गए बात आप? चलो समझ गए तो क्या कह रहा है आगे? इन्हें घ्राण बल्ब, जो घ्राण बल्ब मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम का एक्सटेंशन है, उसका पार्ट है बच्चों, ध्यान रख लेना। नासिका और जीभ दोनों ही विलेय रसायनों की पहचान करते हैं। अब एक चीज ये भी बच्चों, नाक और अपनी जीभ घुले हुए पदार्थों की पहचान करते हैं। जैसे स्मेल के जब पार्टिकल्स आएंगे तो अपने नोज में बच्चों म्यूकस होता है, श्लेष्मा होता है, ये वाला श्लेष्मा होता है ना, श्लेष्मा के साथ पहले उन पार्टिकल्स को मिक्स कर दिया जाएगा। वैसे ही जब अपन फूड लेते हैं, भोजन या कोई चीज खाते हो, तो पहले बच्चों उसको सलाइवा, लार के साथ मिक्स किया जाता है, फिर उसकी जो टेस्ट है वो पता चलता है। तो लाइन क्या करी है? नाक और जीभ दोनों ही विलेय रसायनों की पहचान करते हैं। स्वाद और घ्राण के रासायनिक संवेदन क्रियात्मक रूप से समान है और परस्पर संबंधित है, दोनों केमिकली है। इसलिए बेटा जी इनको कई बार कीमो रिसेप्टर भी बोल देते हैं, रसायन ग्राही कीमो रिसेप्टर, जो पहले उस पार्टिकल्स को, भोज्य पदार्थ को पहले लार, तरल रूप में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे ग्रहण करेंगे, संवेदना का पता लगाएंगे। तो ये लाइन क्या कहती है कि नाक और जीभ परस्पर रासायनिक रूप से, क्रियात्मक रूप से एक दूसरे के क्या है? समान है और परस्पर संबंधित है। जीभ स्वाद कलिकाओं द्वारा स्वाद की पहचान करती है। स्वाद कलिकाएं रसग्राही है। आहार अथवा पेय पदार्थ के प्रत्येक स्वाद के साथ मस्तिष्क स्वाद कलिकाओं से प्राप्त विभेदक का समाकलन करता है और एक सुरुचिकर अनुभव करता है। सिंपल सी बात है कि कोई भी जो टेस्ट का फूड पार्टिकल्स है वो टंग से आया और जीभ पर बेटा जी वो स्वाद कलिकाएं होती है, टेस्टिंग बड, वहां से वो न्यूरॉन उन संवेदनाओं को ब्रेन तक ट्रांसफर कर देगा, हमें उस टेस्ट का पता चल जाएगा। तो बात सीधी सी है कि जितने भी रिसेप्टर है वो फाइनली जुड़े हुए हैं सीएनएस तक, ब्रेन से। वो सेंसेस को बच्चों ब्रेन तक पहुंचाएंगे और ब्रेन फिर वहां उसको एनालिसिस करेगा, प्रोसेस्ड करेगा, तब हमें उस संवेदना के बारे में पता चलेगा। क्लियर है ये चीज? चलें फिर आगे। अब जो टेस्टिंग बड होती है ना, स्वाद कलिकाएं, वो ध्यान होगा बेटा जी, मैंने सिंपली आप याद रख सकते हो, बता रखी है अपन ने। क्या बता रखी है? बोलो। कि जैसे टंग के बच्चों, टंग का जो आगे वाला पार्ट है ये वाला, यहाँ हम बताते हैं स्वीट टेस्ट की बड होती है। ये जीभ का इंटीरियर पार्ट मान लो, ये जीभ का पोस्टीरियर पार्ट मान लो। और जो टंग का बच्चों पोस्टीरियर पार्ट है इधर, यहाँ आपको बताया है बीटर टेस्ट की, कड़वे स्वाद की कलिकाएं होती है। ऐसे ही जो लेटरल वाला पोर्शन है ये एक पोस्टीरियर लेटरल साइड में यहाँ बेटा जी, तो ये अपनी जीभ का अग्रभाग है, वो पश्चभाग, अग्रभाग पे स्वीट टेस्ट के लिए, यहाँ मान सकते हैं सोल्टी टेस्ट के लिए, ये सॉवर टेस्ट के लिए, खट्टे स्वाद की कलिकाएं ऐसे टंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। टेस्टिंग बड स्वाद कलिकाएं जो हमें स्वाद के बारे में बताती है। चलें आगे। अब चलो नीचे दिए गए भागों में आंख देखने के लिए और कान की संरचना और क्रियाविधि को अपन डिटेल में समझेंगे। नाक, आंख और कान के बारे में बच्चों डिटेल में दे रखा है। तो पहले आईज, नेत्र की अपन बात करें तो हमारे एक जड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित गर्त, जिसके नेत्र कोटर कहते हैं, उसमें स्थित होते हैं। तो आपके जो बच्चों आंखें ना, अपनी खोपड़ी, स्कल बोलते हैं अपन, भूत की खोपड़ी देखी है अपन ने, हाँ, इसमें होता है ना दो ये घोपचे, मोखले,
हाँ, इन्हीं को बोलते हैं आई सॉकेट। इन्हीं आई सॉकेट में बच्चों अपने आई बोल एम्बेडेड रहते हैं। ये आई सॉकेट होते हैं, इसमें अपनी आंखें धंसी रहती है। तो क्या कह रहा है, यही कह रहा है आपसे कि उन आई ऑर्बिट में कोटर, आई ऑर्बिट या आई सॉकेट बोल दो, इनमें अपनी आंखें स्थित होती है। अब मानव नेत्र के भाग बच्चों डिस्कस करते हैं अपन। तो वयस्क मनुष्य के नेत्र लगभग गोलाकार संरचना है। और एक बच्चों आई बोल के बारे में, आई नेत्र का ही नाम अपन आई बोल दे देते ना, नेत्र गोलक बोलते हो आप। एक विशेष बात है बच्चों, आई बोल अपनी आंखें बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी जो साइज है वो बच्चों स्टार्ट से लेकर लास्ट तक, एम्ब्रियो से लेकर फुल्ली डेवलप एडल्ट तक कांस्टेंट फिक्स रहती है। मतलब आई बोल की साइज में कभी भी चेंजेस नहीं आता। जो फिटस में जो साइज है, छोटे बच्चे में जो आई बोल की साइज है, वही लास्ट तक मेंटेन रहती है। ऐसा नहीं कि ग्रो कर जाए, उतनी फिक्स। नेत्र की दीवारें 3 परतों की बनी होती है, 3 लेयर बच्चों आ गई। आउटर मोस्ट बाहरी परत घने संयोजी उत्तक की, जिसे स्क्लेरा कहते हैं। सबसे बाहर कौन सी थी, सबसे आउटर स्क्लेरा होती है ना, दृढ़ पटल। और बेटा जी आउटर मोस्ट है तो आपको बता रखा है मैंने कई बार, आउटर मोस्ट है तो कौन सा टिश्यू, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अग्रभाग, इसी स्क्लेरा का आगे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, कॉर्निया कहलाएगा। कॉर्निया की विशेषता याद कर लो, कॉर्निया बच्चों ए वेस्कुलर होता है। ए वेस्कुलर माने इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं होती। मध्य परत जिसको कोरोइड बोलते हैं, अनेक रक्तवाहिनियां होती है और ये हल्के नीले रंग की दिखती है। कोरोइड जिसमें बच्चों 2 चीजें, ब्लड वेसल्स भी है और पिगमेंट भी है। पिगमेंट का ध्यान आएगा, कोरोइड में बेटा जी पिगमेंट भी होते हैं, वर्णक। और वर्णक की वजह से ये अपने नेत्र को क्या प्रदान करती है, कलर प्रदान करती है कोरोइड। नेत्र गोलक के पिछले 2/3 भाग पर कोरोइड की परत पतली होती है, पीछे वाले साइड में वो पतली है, लेकिन अग्र भाग में मोटी होकर बच्चों पक्षमाभ काय बनाती है, सीलियरी बॉडी। वही पक्षमाभ काय, वहां से फिर आइरिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी आ गई, स्क्लेरा आ गई। मिड बच्चों कौन सी लेयर आ गई, कोरोइड आ गई। इस डायग्राम पे आते हैं बाद में। कोरोइड, कोरोइड का आगे वाला जो थिक पार्ट है वो सीलियरी बॉडी, वहां से अपन आइरिस भी पढ़ेंगे अभी। पक्षमाभ काय आगे की ओर निरंतरता बनाते हुए वर्णक युक्त और अपारदर्शी संरचना आइरिस बनाती है, जो कि आंख का अंडरलाइन कर लेना बच्चों, रंगीन देखने योग्य भाग होता है। तो अपनी आंखें जब आप देखते हो ना तो बोलते हो ना इसकी ब्लैक आई है, काली आंखें, किसी की भूरी आंखें, फिरंगियों की नीली आंखें भी होते हैं। तो कलर वर्ड में जहां भी बच्चों यूज करूं, मतलब वो पिगमेंट की वजह से है, वर्णक की वजह से है। अब बच्चों जो कोरोइड लेयर है ना उसमें पिगमेंट है, अभी पीछे बताया मैंने। वर्णक है तो वो आईज को कलर प्रोवाइड करेगा। उसमें भी कौन, अब जब आप आगे से बच्चों आंखें देखोगे ना, अपन आगे से ही देखते हैं, तो आपको ये सबसे आगे आइरिस दिख रहा है। आइरिस जो है वही आंख का रंगीन देखने योग्य भाग होता है। इसी से आप आईज, मेरी ब्लैक आईज, काली आंखें, तो आइरिस की वजह से वो उसी कोरोइड का आगे वाला पार्ट है। नेत्र गोलक के भीतर पारदर्शी क्रिस्टलीय लेंस होता है जो कि तंतुओं द्वारा पक्षमाभ काय से जुड़ा रहता है। बच्चों ये क्वेश्चन है नीट का, तंतु, लिगामेंट्स, स्नायु, और याद रखो तो इनका पूरा नाम है सस्पेंसोरियम लिगामेंट, निलंबन स्नायु। ये पूछा था कि लेंस को अपनी जगह पर फिक्स कौन रखता है, सस्पेंसोरियम लिगामेंट्स। कैसे रखता है अभी देख लो, उस डायग्राम से समझा देता हूं मैं फिर से। लिख लेना वर्ड, अपने एनसीईआरटी में ऐड करते रहना। ऐसे बच्चों जैसे मान लो ये लेंस है, ये लेंस, और यहां ये सीलियरी बॉडी है। अभी आइज वाले डायग्राम में देख लेंगे, ये सीलियरी बॉडी मान लो। लेंस और सीलियरी बॉडी से बच्चों ये जो कनेक्टेड स्ट्रक्चर हुई ना, ये वाली स्ट्रक्चर बेटा जी, ये जो फाइबर लाइक तंतुनुमा स्ट्रक्चर है, ये तो क्या आ गया, लेंस आ गया। ये मान लो वही सस्पेंसोरियम लिगामेंट आ गए, ये सीलियरी बॉडी आ गई। ये था लेंस को अपनी पोजीशन में फिक्स रखने का काम। लेंस अपनी जगह पर फिक्स रहता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन थे, सस्पेंसोरियम लिगामेंट। वो धागे, वो फाइबर जो लेंस और किसके बीच है, सीलियरी बॉडी के बीच। क्लियर बेटा जी, चलें आगे। चलो फिर देर किस बात की। नेक्स्ट, अब लेंस के सामने
आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है बच्चों जिसको प्यूपिल कहते हैं। याद आ गया? आइरिस के बीच का स्पेस, ये जैसे मेरे दोनों ये वाला हाथ ये बच्चों ये आइरिस है ना, तो आइरिस के बीच का जो स्पेस दिख रहा ना ये क्या है? प्यूपिल है। तो प्यूपिल का जो डायमीटर है, व्यास है, उसे कंट्रोल कौन करेगा? आइरिस ही तो करेगा। तो आइरिस के बीच का स्पेस प्यूपिल कहलाता है। प्यूपिल के घेरे का नियंत्रण आइरिस के मसल्स करती है। तो आइरिस की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से प्यूपिल के व्यास का कंट्रोल होता है। तो दो टाइप की आइरिस की मसल है बेटा जी, वो आपको नोट्स में अपने लेक्चर में बताई थी। एक मसल होती है रेडियल मसल, एक होती है सर्कुलर मसल। अरीय पेशियां और वर्तुल पेशियां किसमें? आइरिस में। वही प्यूपिल के व्यास का कंट्रोल करेगी। अरे प्यूपिल जिसमें से लाइट आंखों में प्रवेश करती है, तो बेटा जी अगर प्यूपिल का व्यास कम हो तो लाइट आंखों में कम जाएगी, प्यूपिल का व्यास ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा लाइट आंखों में प्रवेश करेगी। चलिए, तो बाह्य परत स्क्लेरा आ गई, बीच की परत कोरोइड आ गई। अब सबसे आंतरिक परत की बात करें, रेटिना बच्चों दृष्टि पटल जिस पर इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है। और ये कोशिकाओं की 3 तंत्रिकीय परतों से बनी होती है। 3 परतें रेटिना में, फिर से अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। अभी अंदर से बाहर क्या है वो देख लो। सबसे अंदर गुच्छिका, गैंग्लियोनिक सेल, फिर द्विध्रुवीय कोशिकाएं और प्रकाशग्राही कोशिकाएं। अंदर से बाहर की ओर ऐसे बच्चों डायग्राम है ये वाला। ये आई बॉल के डायग्राम पे आते हैं अपन। आई बॉल हो गई ना, ये लो। तो सबसे आंतरिक जो परत है, मान लो ये आंतरिक परत है, ये बच्चों इंटरनल लेयर, इनर लेयर कौन सी है? रेटिना। अब रेटिना में भी अंदर से बाहर की ओर, अंदर किसको मानोगे बच्चों? इधर अंदर होगा कि ये अंदर? तो इधर होगा ना, इस तरफ। वो तो आउटर है, बाहर है, ये अंदर है। तो सबसे अंदर जो लेयर होती है वो होती है गैंग्लियोनिक लेयर बेटा जी। गैंग्लियोनिक के बाद आ गई बाइपोलर, फिर आ गया प्रकाशग्राही कोशिकाएं। ऐसी एक क्वेश्चन बच्चों था, जैसे यहां अपना लेंस है ये रहा, ऐसे सिंपली बना के बता रहा हूं। तो ये 3 परतें हैं, गुच्छिका कोशिकाएं, द्विध्रुवीय कोशिकाएं और प्रकाशग्राही कोशिकाएं, फोटो रिसेप्टर, जिसमें रोड और कोन 2 अपन पढ़ेंगे। तो आपसे पूछ ले कि भी लेंस के समीप कौन सी सेल होती है इन तीनों में से? लेंस के पास कौन सी कोशिका होगी? गुच्छिका होगी। अंदर है ना गुच्छिका, सबसे अंदर ये गैंग्लियोनिक लेयर है, फिर आ गई बाइपोलर न्यूरॉन, फिर आ गया फोटो रिसेप्टर सेल। सही बात है, अंदर से बाहर की ओर। तो अंदर तो लेंस के साइड में आ गई, तो ये लेंस के सबसे क्लोज होती है गैंग्लियोनिक गुच्छ की। सारे के सारे बच्चों ये जो एक हाँ न्यूरॉन भी याद रख लेना। रेटिना में कौन सा न्यूरॉन? एक यूनिक फीचर है अपने आंखों के रेटिना में, बाइपोलर न्यूरॉन होता है बेटा जी, द्विध्रुवीय तंत्रिका। आंखों की विशेषता, रेटिना की विशेषता है। बाइपोलर का मतलब ऐसी स्ट्रक्चर, इसमें मान लो आप बाइपोलर में बेटा जी जब अपन न्यूरॉन का स्टडी इसके फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के करके आए थे, तो वहाँ 2 वर्ड आए थे ना, डेंड्रोन और एक्सोन। तो ऐसे न्यूरॉन जिनमें एक डेंड्रोन और एक क्या हो? एक्सोन। एक डेंड्रोन एक एक्सोन, 2 हो गए, तो इनको बोला जाता है बाइपोलर न्यूरॉन। चलो, प्रकाशग्राही कोशिका अंडरलाइन बच्चों इंपॉर्टेंट है, जिसमें रोड और कोन, शंकु, शलाका आती है। 2 प्रकार की होती है जिसमें शलाका और शंकु। लाइट सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव सेल। इन कोशिकाओं में प्रकाश संवेदी प्रोटीन प्रकाशीय वर्णक होता है, फोटो पिगमेंट होते हैं इनमें। दिन की रोशनी में देखना और रंग देखना अंडरलाइन बच्चों शंकु के काम है। तो जो कोन सेल आई थी, इसका काम एक तो ब्राइट लाइट था बच्चों, एक सी से कोन का काम था, सी से कलर, रंगों का विभेदन। तो तेज प्रकाश में और रंगों में विभेदन की जिम्मेदारी कोन की होती है। रंग विभेदन के लिए बच्चों 3 टाइप की सेल इसमें आ जाएगी। कौन कौन सी? एरिथ्रोप्सिन, हाँ एरिथ्रोलेब, पिगमेंट आ गए थे ना, साइनोलेब, क्लोरोलेब। क्लोरोलेब फॉर ग्रीन कलर, क्लोरोफिल से याद रख लो। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन, ग्रीन ब्लू हो गया, ग्रीन तो अपन ने क्लोरो बोल दिया। एरिथ्रोलेब, एरिथ्रोसाइट, आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड कलर, तो तीनों के लिए है। और जो स्कोटोपिक विजन है, स्कोटोपिक बेटा जी तिमिरानुकूलित, तिमिर का मतलब अंधेरा, जो शाम का सा टाइम होता है, लाइट जब थोड़ी डिम हो जाती है, उस समय देखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी रोड की है, शलाका सेल्स की होती है।
सलाखाओं में बैंगनी लाल रंग का एक प्रोटीन है जिसको रोडोप्सिन या दृष्टि बैंगनी कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लेना बच्चों। जो रोड सेल होती है उनमें एक पिगमेंट है, कौन सा? रोडोप्सिन होता है। पिगमेंट होता है रोडोप्सिन। हाँ, विजुअल। ये बैंगनी दे रखा है, एक पर्पल और वायलेट दो होते हैं बच्चों, हिंदी में अपने एक ही वर्ड दे रखा है, ठीक है। अब रोडोप्सिन का जो ब्रेकडाउन है, या रोडोप्सिन दो चीजों से मिलकर बना होता है, कौन कौन सा बोलो देखे। एक तो इसमें प्रोटीन होती है बेटा जी ऑप्सिन, और एक रेटिनल होता है। ये वर्ड देखियो, रेटिनल। फिर नीट का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। रेटिनल और ऑप्सिन, इससे मिलकर बनता है रोडोप्सिन। रेटिनल जो है ये एक्चुअल में बच्चों विटामिन ए का एल्डिहाइड होता है। हाँ, विटामिन ए का क्या है? एल्डिहाइड है। कौन? रेटिनल। अब नल में जोर इसलिए दे रहा हूं बच्चों कि जो विटामिन ए है इसका अगर आपसे केमिकल नेम पूछा जाए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। ओ लिखा हुआ आएगा, रेटिनोल। और ये विटामिन ए का एल्डिहाइड है जो रेटिनल है, इसमें ए है, रेटिनल। ध्यान रखना, क्वेश्चन है इस पर बेस्ड। तो सलाखाओं में बैंगनी लाल रंग का प्रोटीन रोडोप्सिन है जिसमें विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। ये विटामिन ए वाला भी बहुत बार पूछा हुआ है, विटामिन ए। इसीलिए बच्चों विटामिन ए की कमी होती है तो अपन नाइट ब्लाइंडनेस बता देते हैं ना, रतौंधी। बिना विटामिन ए के रोडोप्सिन नहीं बना, रोडोप्सिन के बिना डिम लाइट में प्रॉपर देख नहीं पाते, उसी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। चलें आगे, चलो फिर। मानव नेत्र में 3 प्रकार के अंडरलाइन शंकु होते हैं जिनमें कुछ विशेष प्रकार के वर्णक है जो लाल, हरे और नीले प्रकाश को पहचानने में सक्षम होते हैं। 3 प्रकार की उसमें सेल होती है ना, अभी बता रहा था मैं। ये पिगमेंट के नाम से आप याद रख सकते हो, एरिथ्रोलेब, साइनोलेब और क्लोरोलेब। तो एरिथ्रो किस कलर के लिए? रेड, साइनो ब्लू और क्लोरो फॉर ग्रीन कलर। ये 3 टाइप की इसमें सेल के साथ पिगमेंट वर्ड बच्चों आ जाता है। विभिन्न प्रकार के शंकुओं और उनके प्रकाश वर्णकों के मेल से अलग अलग रंगों के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। यहाँ अंडरलाइन करना, जब इन शंकुओं को समान मात्रा में उत्तेजित किया जाए तो सफेद रंग के प्रति संवेदना। तो भाई अगर रेड कलर का सेल पिगमेंट स्टिमुलेटेड होता तो लाल रंग की संवेदना, हरी या नीली। लेकिन जब इनको एक साथ उद्दीप्त किया जाए तो बच्चों सारे प्रकाश मिक्स होके कैसा कलर? वाइट कलर। सफ़ेद का ही तो है। स्पेक्ट्रम में जब वाइट लाइट को निकालते हो प्रिज्म में से तो सारे कलर अलग अलग हो गए ना। तो सभी सेल को एक साथ उद्दीप्त करोगे तो सफ़ेद प्रकाश की संवेदना। ये अंडरलाइन कर लेना। अब एक बार अपन उस डायग्राम पे बच्चों आ जाते हैं। आइज वाला जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है देख लो बोर्ड पे आप। छोटा सा करेक्शन है इसमें, पहले तो ऐसे आप एनसीईआरटी में देख लेना, दे ही रखा आपके। अपन ऐसे लेके मैं थोड़ी सी लेबलिंग इसकी करवा देता हूँ। आइज वाला बच्चों दिख रहा है, इंपॉर्टेंट है डायग्राम। और 2-4 कक्ष की भी अपन बात कर लें तो सबसे जो आउटर लेयर होती है ना बच्चों, ये स्क्लेरा है। ये रही, यहाँ नाम दे रखा है स्क्लेरा, श्वेत पटल, ये सबसे आउटर है, दृढ़ पटल। बीच की जो लेयर है ये मध्य की लेयर बच्चों, मध्य पटल। ये रेटिना गलत दे दिया यहाँ, मध्य पटल रेटिना नहीं है, इसका नाम है कोरोइड है, रक्तक पटल कहते हैं, करेक्शन कर लेना आप। और जो सबसे आंतरिक पटल है वही क्या है? रेटिना या तो दृष्टि पटल। ये बीच में लेंस आ गया, लेंस के आगे बच्चों ये आइरिस आ गया। आइरिस के बीच का जो स्पेस है ना, इसी स्पेस को हम क्या बोल सकते हैं? प्यूपिल बोल सकते हैं। ये आउटर मोस्ट कॉर्निया आ गया। और जो 2 कक्ष है बच्चों कॉर्निया और लेंस के बीच, ये रहा। कॉर्निया और लेंस के बीच कौन सा कक्ष है? जलीय कक्ष है। इसमें भरा तरल क्या कहलाएगा? जलीय द्रव्य कहलाएगा, एक्वस ह्यूमर। अब ये आ जाएगा। लेंस और ये रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच वाला कौन सा है? विट्रस चैम्बर है, काचाभ कक्ष है। और विट्रस चैम्बर में क्या भरा रहेगा? विट्रस ह्यूमर, काचाभ द्रव्य भरा रहेगा। बस ये रहा। यहाँ ये अपने ये जो पॉइंट है ये फोविया, ये भी पूछा रखा है बच्चों। भाई यहाँ जब अपन इस एक्सिस पे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो जो येलो स्पॉट आता ना, एक हल्के पीले रंग का पॉइंट, इसको क्या कहा था? पीत बिंदु, येलो स्पॉट। और येलो स्पॉट की इस कैविटी को बेटा जी क्या नाम देते हैं? फोविया नाम देते हैं। और इसी
येलो स्पॉट से नीचे एक और स्पॉट होता है जिसको अंध बिंदु कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। क्यों कहते हैं, याद आएगा? क्योंकि बच्चों ब्लाइंड स्पॉट पर रोड और कोन सेल नहीं होती। जो ब्लाइंड स्पॉट है, अंध बिंदु, इस पर ना तो रोड होता है ना ही कोन सेल होती है। तो रोड और कोन नहीं है, इसलिए इसमें इमेज प्रतिबिंब निर्माण में इसका रोल नहीं होता। अंध बिंदु कहते हैं। यहां से तो वो तंत्रिका बाहर आती है, कौन सी? दृक् तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व है। कितने नंबर की है, याद कर लो। ऑप्टिक नर्व बच्चों, देखो नाक वाली ओल्फैक्टरी तो फर्स्ट नंबर की होती है। ऑप्टिक जो नर्व है वो सेकंड क्रेनियल नर्व होती है। दूसरी कपालीय तंत्रिका, ये दृक् तंत्रिका इस संवेदना को कहां ले जाएगी? सीएनएस तक। तो ऑप्टिक नर्व कहां से बाहर आ रही है बच्चों? इस अंध बिंदु से। वहीं से वो रेटिनल आर्टरी वगैरह प्रवेश करती है ब्लड सप्लाई के लिए। तो ये अपने एक आई बॉल का डायग्राम। क्लियर है बात? चलें आगे। एक हाँ, ये फोविया वाला भी याद रख लियो। फोविया जो थी ना, ये येलो स्पॉट की कैविटी, इस पे ओनली कॉन सेल्स होती है, केवल शंकु कोशिकाएं होती है। और यहाँ बच्चों शार्पेस्ट क्लियर इमेज रहती है। तो जो फोविया वाला पोर्शन है उस जगह केवल अपने को क्या मिलेंगे? ओनली कॉन सेल्स मिलेगी। चलें फ्यूचर डॉक्टर आगे। चलो अगला पैरा। तो दृक् तंत्रिका जो सेकंड क्रेनियल नर्व है बच्चों, नेत्र और दृष्टि पटल को नेत्र गोलक के मध्य थोड़ा पश्च ध्रुव के ऊपर से छोड़ती है। यहीं से रक्त वाहिनियां प्रवेश करती है। तो जहां से ये ऑप्टिक नर्व बाहर आती है ना, वो पॉइंट बच्चों क्या था? ब्लाइंड स्पॉट था। इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं ऐसे बना के बता दूं, जो एंटीरियर पोस्टीरियर वाली बात आएगी ना, सिंपली इसको ऐसे समझ लियो, क्या है कैसे है। जैसे ये बेटा जी अपना लेंस आ गया, ये कॉर्निया है, इसको मान लो एंटीरियर पोल मान लो, ये पोस्टीरियर पोल मान लो एक बार, है ना। इसमें ये रही, यहाँ से अपने वो रेटिनल आर्टरी तो एंट्री करेगी और ये जो ऑप्टिक नर्व है बाहर जाएगी। यहाँ सेंटर में बीच में ये मान लो, एक मैंने डायग्राम भी बच्चों बता दूंगा, मैं वीडियो के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन कर लेंगे अपन। ये वाला जो पॉइंट है ये होता है येलो स्पॉट, पीत बिंदु, पश्च ध्रुव, इसी की कैविटी को फोविया बोलते हैं। अब ये लाइन थोड़ी समझ में आएगी अपने कि जो दृक् तंत्रिका है दृष्टि पटल को नेत्र गोलक के मध्य थोड़ा पश्च ध्रुव के ऊपर से छोड़ती है। ये मान लो बच्चों पोस्टीरियर पोल है, पश्च ध्रुव है। तो ये जो ऑप्टिक नर्व है वो पोस्टीरियर पोल से थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा सा ऊपर की ओर। ब्लाइंड स्पॉट ये यहाँ है, इसी ब्लाइंड स्पॉट से ऑप्टिक नर्व क्या आएगी? गोलक के बाहर जाएगी, ठीक है ना। पोस्टीरियर पोल के थोड़ा सा ऊपर, वहां से उसको बाहर छोड़ती है। इसी लाइन से क्लियर करते हैं, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं उस भाग में नहीं होती, अतः उसे हमने क्या नाम दिया? अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। उस पर रोड और कोन होते ही नहीं है, इमेज बनती नहीं है। अंध बिंदु के पार्श्व में आंख के पिछले ध्रुव पर पीला वर्णक बिंदु होता है जिसे मैकुला लूटिया, येलो स्पॉट पीत बिंदु का नाम है मैकुला लूटिया। कहां है? अंध बिंदु के पार्श्व में। ये रहा अंध बिंदु, ये अंध बिंदु तो है ये वाला, ये ब्लाइंड स्पॉट है ना बेटा जी। इस ब्लाइंड स्पॉट के थोड़ा सा पार्श्व में, साइड में, इधर आओ, पार्श्व में आएगा तो यहाँ कौन है? येलो स्पॉट है, जिसको हमने मैकुला लूटिया भी कहते हैं। मैकुला लूटिया, उसी की कैविटी फोविया सेंट्रलिस। और इसके केंद्र में एक गर्त होता है जिसे फोविया कहते हैं। फोविया रेटिना का पतला भाग, अंडरलाइन, जहां केवल शंकु होते हैं। और ये वह बिंदु है जहां दृष्टि क्रियाएं अधिकतम होती है, दृष्टि क्रियाएं अधिकतम, जबकि अंध बिंदु पर कोई इमेज फॉर्मेशन वाला काम नहीं होता। तो अंध बिंदु पर एक तो ऑप्टिक नर्व बाहर जाती है और रेटिनल आर्टरी वहां से अंदर आती है। आर्टरी प्योर ब्लड लेकर आएगी, बिल्कुल। ये वो दो चेंबर की बच्चों बात करें अब, जो अपने डायग्राम में देखे थे कि कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चैम्बर, बीच वाला भाग एक्वस जलीय कक्ष था, जिसमें पतला जलीय तरल नेत्रोद होता है। जलीय तरल एक्वस ह्यूमर बोल देते हो बच्चों आप। लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को काचाब विट्रस चैम्बर कहते हैं, जिसमें पारदर्शी द्रव्य काचाब द्रव्य भरा रहता है। विट्रस ह्यूमर, इंग्लिश वर्ड भी याद रख लेना, ठीक है। दोनों आ गए। चलो अब मैकेनिज्म ऑफ इमेज वाली बात करते हैं बच्चों। कैसे देखने की प्रक्रिया आंख से होती है, कैसे अपन उस लाइट को जो अपनी आंखों में आती है ब्रेन तक जाती है, ब्रेन में कैसे इमेज बनती है, वो सारी बातें। दृश्य तरंगदैर्ध्य में प्रकाश किरणों को, दृश्य तरंगदैर्ध्य विबग्योर वाली जो दिखाई देती है, मैं उसी की बात करूंगा ना।
400 से 700 जो नैनोमीटर वाली रेंज होती है उसी को बच्चों देख पाते हैं ना अपन। भाई इसके बाद इंफ्रारेड आ गया और वायलेट से पहले अल्ट्रा वायलेट आ गई, वो तो देख ही नहीं पाते, इसी की बात हो रही है। तो जब विजिबल वेवलेंथ दृश्य तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरणें कॉर्निया व लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस करने पर शलाका व शंकु में आवेग उत्पन्न होता है। तो शलाका शंकु प्रकाशग्राही सेल थी ना भाई, सीक्वेंस बेटा जी ये तो रहेगी। ये लो, इसमें एक दो बातें ये भी सुन लो। ये अपना लेंस है, कोई लाइट वेव्स आ रही है बेटा जी, ये लाइट वेव्स मान लो आ रही है इमेज से, तो लाइट वेव सबसे पहले कॉर्निया इन लाइट वेव्स को थोड़ा सा बेंड कर देगा, मोड़ देगा, मोड़ना वो रिफ्रैक्शन कहलाता ना। फिर लेंस बच्चों उन लाइट वेव्स को कहाँ ले जाके फोकस करेगा, इस येलो स्पॉट पर जहाँ बिल्कुल क्लियर इमेज बनती है। तो कॉर्निया का भी रोल है, उन लाइट वेव्स को क्या करता है, रिफ्रैक्शन। हाँ, तो कॉर्निया और बेटा जी लेंस, ये साइट ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसमें भी मेनली रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, कॉर्निया में। रिफ्लेक्शन समझ गए ना, मोड़ना, बेंड करना, थोड़ा सा उन वेव्स को बेंड कर देता है ताकि प्रॉपरली वो कहाँ फोकस हो जाए, रेटिना के येलो स्पॉट पर जहाँ क्लियर इमेज बनती है। तो लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस करने से शलाका व शंकु फोटो रिसेप्टर सेल्स में आवेग उत्पन्न हुए, एक्टिव हुई। रोड कोन सेल, ये पहले इंगित किया जा चुका है कि मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक ऑप्सिन और रेटिनल विटामिन ए के एल्डिहाइड से बना होता है। रोडोप्सिन किसका बना था, ऑप्सिन जो एक प्रोटीन है, और बेटा जी रेटिनल जो विटामिन ए का एल्डिहाइड होता है उसी का तो बना था। प्रकाश ऑप्सिन से रेटिनल के अलगाव को प्रेरित करता है। मतलब जैसे ही बेटा जी, इस लाइन का मतलब ये है, लाइट आती ऑप्सिन और रेटिनल अलग अलग हो गए ना, रोडोप्सिन ब्रेकडाउन का मतलब दोनों अलग हो गए, अलगाव। फलस्वरूप ऑप्सिन की संरचना में बदलाव आएगा और झिल्ली की पारगम्यता बदल जाएगी। मेम्ब्रेन की परमीबिलिटी, नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं बच्चों, दो वर्ड आते हैं, पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड। तो जब तक कोई आवेग ना मिले, इनएक्टिव स्टेज को आप पोलराइज्ड बोलते हो। जैसे ही सिग्नल मिले, यहां बच्चों जो आवेग है वो लाइट के फॉर्म में आ रहा है, प्रकाश। सिग्नल मिलते ही जो अब तक इनएक्टिव पोलराइज थी वो डीपोलराइज्ड हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। वो जो मेम्ब्रेन है उसकी परमीबिलिटी बदल जाएगी। पहले याद करो, जैसे ही सिग्नल मिलते ही सोडियम आयन अंदर आए, होता ना, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव चार्ज, ये नर्वस सिस्टम में आप डिस्कस करते हो बच्चों डिटेल में। इसके परिणाम स्वरूप विभवांतर फोटो रिसेप्टर में संचरित होगा और एक संकेत उत्पन्न होगा जो गैंग्लियोनिक सेल्स में द्विध्रुवीय कोशिकाओं द्वारा सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न करेगा। अब इस लाइन को सिंपली समझ लेना कि जो लाइट वेव्स से बच्चों, लाइट कॉर्निया से आई, कॉर्निया से लेंस से कहाँ आ गई, रेटिना। ये सबसे पहले कॉर्निया, लेंस और रेटिना पर आ गई। रेटिना में भी बच्चों उनको सबसे पहले रिसीव कौन करेगा, सबसे पहले रिसीव करेगी फोटो रिसेप्टर सेल। होती गैंग्लियोनिक पहले, लेकिन पहले रिसीव कौन करेगी, फोटो, नाम ही फोटो रिसेप्टर, प्रकाश ग्राही कोशिकाएं जो प्रकाश को क्या करेगी, ग्रहण करेगी। हाँ, रोड और कौन, फोटो रिसेप्टर से वो लाइट गई बाइपोलर न्यूरॉन, सीक्वेंस थी ना, द्विध्रुवीय तंत्रिका, बाइपोलर न्यूरॉन से गुच्छकी स्तर, गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से ही फिर वो ऑप्टिक नर्व बन गई दृक तंत्रिका, और ऑप्टिक नर्व से बेटा जी वो ट्रांसफर हो गया टू सीएनएस। ये सीक्वेंस है। तो लाइट, कॉर्निया, लेंस, रेटिना, रेटिना पर फोटो रिसेप्टर सेल सबसे पहले, फिर बाइपोलर द्विध्रुवीय न्यूरॉन, फिर गैंग्लियोनिक से आगे ऑप्टिक नर्व, दूसरी क्रेनियल नर्व जो ब्लाइंड स्पॉट के बाहर आ रही थी, और वो सिग्नल कहाँ लेके चली जाएगी, सीएनएस को। फंडा क्लियर, बिल्कुल, ये होती है सीक्वेंस। अब इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी में घुमा के दे रखा, आप सिंपली इसको ऐसे ही समझ लेना, ठीक है। तो द्विध्रुवीय कोशिकाओं द्वारा वो जो आवेग है वो आगे ट्रांसफर होगा। इन सक्रिय विभव के आवेगों का बच्चों अब कौन सी तंत्रिका लेकर जाएगी, दृक तंत्रिका। दृक तंत्रिका द्वारा इसे कहाँ भेज देंगे, मस्तिष्क के दृष्टि वल्कुट क्षेत्र में भेजा जाता है। ब्रेन में, सीएनएस में इसका पार्ट है, विजुअल कॉर्टेक्स वहाँ जाएगी जहाँ पर तंत्रिकी आवेगों की विवेचना की जाएगी और छवि को पूर्व स्मृति और अनुभव के आधार पर पहचाना जाता है। पहले की मेमोरी, एक्सपीरियंस के बेस पर ब्रेन उस इमेज को पहचानेगा, बनाएगा। जिनको बच्चों कई बार अपन रोज देखते हैं ना, उनको उनकी हल्की झलक से अपने को पता चल जाता है कि अच्छा ये तो वो है,
ब्रेन को उनकी एक तरह से पहले की पूर्व मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, तुरंत पहचानने में आ जाते हैं। तो वो फिर ब्रेन में इमेज बन गई। ब्रेन के जिस पार्ट में बनती है वो विजुअल कॉर्टेक्स, और थोड़ा सा अगर आपको ध्यान हो तो बच्चों सेरेब्रम में एक वो लोब होती है ना, ऑक्सीपिटल लोब, मैंने नर्वस सिस्टम में बता दिया था। इस ऑक्सीपिटल लोब में होता है विजन सेंटर, दृष्टि केंद्र, अपने बिल्कुल पीछे वाली साइड में होता है ये ऑक्सीपिटल लोब। वो बच्चों विजन देखने से रिलेटेड होती है, ये सिग्नल वहां तक जाते हैं ब्रेन के विजन ऑक्सीपिटल लोब में, जो सेरेब्रम का पार्ट है। क्लियर? चलें आगे। तो ये बच्चों आईज की स्ट्रक्चर की बात की अपन ने, उसके इमेज कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में डिस्कस किया। अगला जो दूसरा इसमें पॉइंट है वो है ईयर, उसको भी अपन हेडिंग लगा लेते हैं, कान। तो कान बच्चों दो संवेदी क्रियाएं करता है, सुनना और शरीर का संतुलन, बैलेंस और हियरिंग। अब इसमें भी ध्यान रखना, जो ईयर का बच्चों प्राइमरी फंक्शन है, कान का प्राथमिक कार्य है, वो संतुलन है, वो बैलेंस है, बॉडी का बैलेंस बनाने में कान का रोल होता है। हाँ, और हियरिंग भी उसका एक फंक्शन है, सुनना। शरीर क्रिया विज्ञान एनाटॉमिकली अगर बात करें तो बच्चों कान को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण और अंतःकर्ण। बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण और अंतःकर्ण 3 पार्ट आ गए। बाह्यकर्ण में पिन्ना आ गया बच्चों, या ओरिकुला, अब देख लो इस पार्ट को अपन समझ लें। और बाह्य श्रवण गुहा का बना होता है। तो जब अपन ने बच्चों इसकी बात की थी, आउटर ईयर की बात की थी, तो आउटर ईयर में एक तो ये पिन्ना आ गया था ना, और पिन्ना से ये जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये क्या थी? श्रवण गुहा, मीटस बोलते हैं ना इसको, हाँ वही मीटस, और ये था पिन्ना। हेलो, पिन्ना वायु में उपस्थित ध्वनि तरंगों को एकत्र करेगा जो ध्वनि उत्पन्न करती है। तो पिन्ना का काम क्या था? उन साउंड वेव्स को, ध्वनि तरंगों को क्या करना? ग्रहण। ये बच्चों ईयर पिन्ना ही तो है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करेगा। अब कई बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं बच्चों कि ईयर पिन्ना जो होता ना, पहली चीज ये जो पिन्ना है ना बच्चों, केवल मैमल्स में मिलेगा। जो ईयर पिन्ना है वो केवल फीचर है किसका? अपन मैमल्स का होता है, मैमल्स के अलावा किसी में। देखा है किसी बर्ड्स में, चिड़िया में देखा, चिड़िया को कान में गोचे डाल रही है बच्चों, देखा? होता ही नहीं, पिन्ना है ही नहीं, ये केवल मैमल्स का है। और दूसरा पिन्ना जो है ना बेटा जी, ये कार्टिलेज है। कौन सी है? इलास्टिन कार्टिलेज। ई से बताया रखा है मैंने, इलास्टिन कार्टिलेज। इलास्टिसिटी होती है प्रत्यास्था, वही आपकी टिप ऑफ नोज, ईयर पिन्ना, दोनों इलास्टिन कार्टिलेज है। पिन्ना कभी भी वेस्टिजियल नहीं है, ये सुन लेना, पिन्ना वेस्टिजियल नहीं है, अवशेषी नहीं है। पिन्ना की जो मसल्स होती है बच्चों, इसकी जो मसल्स है वो वेस्टिजियल होती है, इसलिए हम पिन्ना में मूवमेंट नहीं करवा सकते। बिना हाथ लगाए आप ईयर पिन्ना को हिला सकते हो क्या? कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर बैठे होंगे, बाकी अपन पिन्ना में खुद मूवमेंट नहीं करवा सकते। तो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? मसल्स। तो ध्यान रखना बेटा जी, ईयर पिन्ना की मसल्स क्या है? वेस्टिजियल है, पिन्ना वेस्टिजियल नहीं है। क्लियर है? तो इमूवेबल होता है, अगतिशील होता है। तो बाह्य श्रवण गुहा कर्णपटल झिल्ली तक भीतर की ओर जाती है। अब ये 2 पार्ट, एक इस मीटस में वो ग्लैंड भी मैंने आपको बता रखी है, एक बच्चों वो सीरूमिनस ग्लैंड होती है ना अपने ईयर में। आइज में तो लैक्रिमल होती है, श्रु ग्रंथि, यहाँ सीरूमिनस ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? ईयर वैक्स आएगा वैसे वर्ड ये। कान की मोम, चिपचिपा पदार्थ, धूल मिट्टी के कणों को आगे जाने से रोकेगा, प्रोटेक्शन देगा। हाँ, और पिन्ना और मीटस में कुछ महीन बाल और मोम स्त्रावित करने वाली ग्रंथियां ही होती है, ईयर वैक्स। उस ग्रंथि का नाम है सीरूमिनस ग्रंथि। और ये बाह्य श्रवणगुहा आगे कर्णपटल झिल्ली बच्चों, कर्णपटल झिल्ली कान का पर्दा, ईयर ड्रम, इसको ईयर ड्रम बोल देते हैं। तो जो ये अपनी मीटस है, ये कर्ण गुहा है, ये आगे बेटा जी कान के पर्दे तक आती है। ये रहा ईयर ड्रम, कान का पर्दा, कान के पर्दे से फिर मध्य कर्ण स्टार्ट हो जाता है। चलो आगे। कर्णपटल झिल्ली संयोजी उत्तक की बनी है, जो बाहर की ओर त्वचा और अंदर श्लेष्मा झिल्ली से आवृत होती है। तो कान के पर्दे में बच्चों स्किन का थिन मेम्ब्रेन होती है और श्लेष्मा भी होता है। श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ है, वो भी इन जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं इनको वहीं रोक लेता है, कान में जाने से रोकता है, प्रोटेक्शन का ही काम इसका हो जाएगा।
मध्यकर्ण 3 अस्थिकाओं से बना होता है, याद आई बच्चों, मिडल ईयर में 3 अस्थिकाएं, अस्थि नहीं लिखा, अस्थिकाएं लिखी है, अस्थिकाएं बच्चों, ये जो वर्ड है ना अस्थिकाएं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ओसाइकल्स। अस्थिकाओं का यहां अर्थ होगा स्मॉल बोन्स, छोटी अस्थियां। छोटी अस्थियों को हम क्या बोलेंगे? ओसाइकल्स। तो कान में तो वैसे भी शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन आ रही है? स्टेपीज आ रही है, ओसाइकल्स, स्मॉल बोन्स। 3 नाम है, मेलियस, इंकस, स्टेपीज। तो बेटा जी मिस बोन याद रखते हो, मिस सीक्वेंस है मेलियस, इंकस, स्टेपीज। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ईयरोसाइकिल की नंबर कितनी आ गई? 6 आ गई। आपकी बॉडी में टोटल बोन्स 206। अगर इन ईयरोसाइकल्स को, कान की अस्थियों को हटा दिया जाए तो कितनी अस्थियां बची? 206 आ गई आपकी ईयरोसाइकिल, जिन्हें मेलियस, इंकस और स्टेपीज कहते हैं। इसी क्रम से ये एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में जुड़ी रहती है, क्रम से मेलियस, इंकस, स्टेपीज ऐसे बच्चों। मेलियस कर्णपटय झिल्ली से और स्टेपीज कोक्लिया की अंडाकार खिड़की से जुड़ी रहती है। देखो मेलियस जो है वो कर्णपटय झिल्ली से, कर्णपटय झिल्ली बोले तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, ऐसे हो गया ना बच्चों। सिंपली एक डायग्राम से देख लो, ये अपना आ गया, इसका भी एक पूरा मैंने इसी चैप्टर में, आपके आगे एक लास्ट चैप्टर खत्म होगा, वहाँ एक पूरा वीडियो बच्चों सिस्टमेटिकली मिल जाएगा कि कैसे साउंड वेव्स आ रही है, कैसे ये ड्रम में मूवमेंट हो रहा है, कैसे वो साउंड वेव्स आगे कोक्लिया में जा रही है, हमें सुनाई दे रहा है। चैप्टर को, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, पूरा डिटेल में वहाँ मिल जाएगा आपको। तो इस बच्चों यहाँ ये ईयर ड्रम है, हेरा ईयर ड्रम, कान का पर्दा, यहाँ से बच्चों स्टार्ट हो गया अपना मिडल ईयर। ये मिडल ईयर मान लो ऐसा सा। मिडल ईयर में 3 बोन्स आती है बेटा जी। सबसे पहली जो बोन है इसको मैंने बोल दिया मेलियस, हथौड़े जैसी होती है, मेलियस। मेलियस के बाद जो सेकंड नंबर पे बच्चों बोन आई वो इंकस, उस बोन को क्या बोला? इंकस। थर्ड नंबर पे जो लास्ट बोन है वो होती है स्टेपीज, ऐसे। तो पहली मेलियस, इंकस, स्टेपीज। तो बच्चों ये कान का पर्दा है, ईयर ड्रम है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। तो जो मेलियस बोन है ना, मेलियस बोन किससे जुड़ रही है? इसी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। फिर कौन आई? इंकस, और लास्ट में कौन आई? स्टेपीज। ये पूरा मिडल ईयर है, मध्यकर्ण है। और मिडल ईयर में एक वो यूस्टेकियन ट्यूब भी याद रखनी है ना, यूस्टेकियन ट्यूब, याद आया? ये मिडल ईयर को फेरिंक्स से कनेक्ट करती है, मध्यकर्ण और ग्रसनी के बीच होती है बच्चों। इसका क्वेश्चन भी बनता है, मध्यकर्ण और ग्रसनी के बीच। उसका काम है इस एयर ड्रम, कान के पर्दे के दोनों ओर वायु दाब को बैलेंस रखना, बनाए रखना, ताकि ईयर ड्रम फटे नहीं, डैमेज ना हो। तो कान के पर्दे को एक तरह से सुरक्षा दे रही है कौन? यूस्टेकियन नलिका, जो मिडल ईयर से कहाँ आ रही है? फेरिंक्स तक आ रही है, ग्रसनी तक आ रही है। तो कान का पर्दा तो एक पतली मेम्ब्रेन है ना बच्चों, अगर एक साइड से उस पर प्रेशर ज्यादा लगा तो फट भी सकता है। तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम किसका? यूस्टेकियन ट्यूब का। क्लियर? ये जो लाइन है इसको अपन वापस रीडिंग लगा लेते हैं। ये रहा कि एक दूसरे से श्रृंखला, मेलियस कर्णपटय झिल्ली से, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कान के पर्दे से, और स्टेपीज बच्चों कोक्लिया की अंडाकार खिड़की से जुड़ी रहती है। 2 विंडो में बताऊंगा अभी, राउंड विंडो और ओवल विंडो। आगे राउंड और ओवल 2 विंडो बच्चों अपन डिस्कस करेंगे, आ जाएगी अभी। कर्ण अस्थिकाएं ध्वनि तरंगों को अंतःकरण तक पहुंचाने की क्षमता को बढ़ा देती है, अंडरलाइन कर लेना। इन अस्थियों का काम है उस ध्वनि तरंगों की कैपेसिटी को बढ़ाना। जब साउंड वेव्स आएगी तो इन हड्डियों में बच्चों वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, उसे इंटेंसिटी बोलते हैं, लगभग 20 गुना तक बढ़ जाती है। यूस्टेकियन नलिका, अंडरलाइन बच्चों, मध्यकर्ण गुहा को फेरिंक्स से जोड़ती है, और यूस्टेकियन नलिका कर्णपटय के दोनों ओर वायु दाब को समान बनाए रखने में सहायक होती है। ठीक है बात? और यूस्टेकियन नलिका भी, ये भी ध्यान रख लेना, इलास्टिन कार्टिलेज की होती है बच्चों। जो अपना पिन्ना होता ना, पिन्ना भी किसका बना था? इलास्टिन कार्टिलेज। और यूस्टेकियन ट्यूब भी किसकी? इलास्टिन कार्टिलेज की। देख लो एक डायग्राम से बता रखा है ये वाला, इस डायग्राम को एक बार देखना बच्चों, दिख रहा है क्या? ये ला, दिखा गया? बोलते क्यों नहीं? तो ये बाह्य कर्ण पिन्ना, पिन्ना से ये बच्चों बाह्य श्रवण नलिका मीटस,
ये रहा कर्णपटल झिल्ली, ये ड्रम कान का पर्दा, ये 3 अस्थियां, सबसे पहले मेलियस, उसके बाद इंकस और लास्ट में स्टेपीज। इंटरनल ईयर में बच्चों ये कोक्लिया है, सुनने में जिसका रोल होता है उसको कोक्लिया बोलते हैं। कोक्लिया का एक नाम और रखा जाता है लेजिना भी कह देते हैं। इससे जो तंत्रिका निकलती है वो कौन सी, कोक्लियर तंत्रिका, ये भी आगे ब्रेन तक ही जाती है, सीएनएस तक। अब ये बोन एक बच्चों देखो पढ़ा है टेम्पोरल अस्थि, ध्यान आया गया, स्केलेटन वाला चैप्टर अगर पढ़ा हुआ है अपन ने, टेम्पोरल बोन, ये जो कान के पीछे बोन होती है ना बच्चों, कान के पीछे, उस वाली बोन को बोलते हैं अपन टेम्पोरल बोन, जो पार्ट है क्रेनियम का, कपाल का। अपने क्रेनियम में 8 बोन होती है, फ्रंटल है, पैराइटल है, कान के ऊपर टेम्पोरल है, टेम्पोरल की नंबर 2 होती है। एक तरह से इसी के अंदर अपना कान प्रोटेक्ट रहता है ना, टिम्पेनिक कैविटी उसको बोलते हैं। तो टेम्पोरल बोन याद रख लियो। चलो फिर टेम्पोरल बोन कौन सी, जो कान के पीछे नीचे, ये टेम्पोरल बोन होती है बच्चों, कनपटी बोल देते हैं इसको। और ये यूस्टेके नलिकाई है जो फेरिंग्स तक जा रही है, एयर प्रेशर को मेंटेन करने का काम है। चलो अब एक्सटर्नल ईयर हो गया, मिडल ईयर हो गया। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बच्चों ईयर का पार्ट है इनर इंटरनल ईयर, आंतरिक कर्ण। उसमें 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट सुनने से संबंधित होगा, दूसरा संतुलन से संबंधित होगा, बैलेंस से रिलेटेड होगा। तो उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो द्रव से भरा अंतःकरण लेबिरिंथ कहलाता है। एक वर्ड आ रहा है बच्चों, कला गहन। तो जो इंटरनल ईयर होता है वो तरल से भरा रहता है, और तरल से भरे उस इंटरनल ईयर को क्या नाम दिया, लेबिरिंथ कहा। याद करो, अपनी आंखों में भी बच्चों 2 तरल हमने पढ़े थे। बाहर की ओर आया था एक्वस ह्यूमर, काचाभ द्रव, अंदर की ओर आया था विट्रस ह्यूमर, जलीय द्रव। ये काचाभ, हिंदी इंग्लिश याद रख लिया। बाहर एक्वस था जलीय द्रव, और ये विट्रस ह्यूमर काचाभ द्रव। ठीक वैसे ही बच्चों अपने कान में भी 2 तरल आएंगे। एक द्रव को मैं नाम दूंगा पेरिलिम्फ, परिलसिकीय द्रव। एक बेटा जी अपने कान में आएगा एंडोलिम्फ, अंतःलसिकीय द्रव, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ। थोड़ी सी मैं इसकी पोजीशन बता दूं आपको कि जो इंटरनल ईयर है वो तरल से भरा है, और उस तरल से भरे इंटरनल ईयर को हमने लेबिरिंथ कहा है। ऐसे एक सिंपली ये जो 2-3 लाइन आएगी वो अपन ऐसे समझ लें बच्चों कि जैसे ईयर को ऐसे मैंने ये इंटरनल ईयर को बना दिया इसी एक बार सिंपली। अब इंटरनल ईयर के जो बाहर है ये तो बोनी, इसको नाम दे दिया बोनी लेबिरिंथ। अस्थिल कला गहन, हड्डियों का ढांचा प्रोटेक्शन के लिए। अंदर वाला जो पार्ट है ये बेटा जी कहलाएगा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, झिल्लीमय कला गहन। फिर से सुनो, जो इंटरनल ईयर है जिसमें तरल भरा रहता है, तरल से भरे इस इंटरनल ईयर को हमने क्या नाम दिया, लेबिरिंथ कहा। इसमें 2 तरल कौन कौन से द्रव्य है, कहां है, उसकी हम बात करते हैं। एक तरल तो बेटा जी ये रहा बिल्कुल अंदर की ओर है, एक इसमें तरल मैंने मान लिया यहां है ना। तो जो बाहर की ओर भरा हुआ है ना, इसको तो मैं बोल दूंगा पेरिलिम्फ, और जो बेटा जी अंदर भरा हुआ है ये क्या है, एंडोलिम्फ। पेरी परिधि, बाहर की ओर पेरिलिम्फ और अंदर एंडोलिम्फ। तो बाहर का ये जो कवरिंग है वो तो बोनी लेबिरिंथ हो गया, अंदर जो मेन इंटरनल ईयर का पार्ट है वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहलाता है, झिल्लीमय कला गहन कहलाता है। तो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर क्या है, एंडोलिम्फ, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बाहर जो भरा हुआ है वो क्या है, पेरिलिम्फ। परिधि पर याद रख लेना पेरिलिम्फ। अब ये लाइन क्लियर होगी एनसीईआरटी की, क्या कि द्रव से भरा अंतःकरण लेबिरिंथ कहलाता है, जो अस्थिल और झिल्लीनुमा लेबिरिंथ से बना होता है। अस्थिल तो बोनी और झिल्लीनुमा कौन सा बेटा जी, मेम्ब्रेनस। अस्थिल लेबिरिंथ एक वाहिकाओं की श्रृंखला है, ऐसी चेन मान सकते हो बच्चों, बोन्स की कवरिंग जैसी मान सकते हो, प्रोटेक्शन देने का जो काम करेगा। इन वाहिकाओं के भीतर झिल्लीनुमा लेबिरिंथ होता है, जो कि परिलसिका द्रव्य से घिरा रहता है। ये लाइन सुन लेना, बोनी लेबिरिंथ के अंदर कौन है, झिल्लीनुमा लेबिरिंथ, ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ उसके अंदर है, जो परिलसिका द्रव्य से घिरा रहता है। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ किससे घिरा हुआ है, ये बाहर क्या है रे, ये पेरिलिम्फ ही तो है, परिलसिका द्रव्य से घिरा रहता है। किंतु झिल्लीनुमा लेबिरिंथ एंडोलिम्फ नामक द्रव्य से भरा रहता है। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर कौन है, एंडोलिम्फ है। तो अंदर एंडोलिम्फ आ गया, बाहर परिधि की ओर कौन सा आ गया, पेरिलिम्फ आ गया। लेबिरिंथ के इस घुमावदार भाग को, अब बच्चों ये जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है ना, ये मेन होता है इसका,
ठीक है, तो इसमें 2 तरल वगैरह आ गए, ध्यान है। अब जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है इसके हम 2 पार्ट मान सकते हैं। एक इसका भाग कहलाएगा कोक्लिया, एक पार्ट कहलाता है वेस्टिबुलर एपेरेटस। कोक्लिया सुनने का काम करेगा और वेस्टिबुलर उपकरण संतुलन में सहायक होता है। तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल ईयर की होगी, आंतरिककरण की होगी। तो लेबिरिंथ के घुमावदार भाग को तो कोक्लिया कहते हैं, घुमावदार। कोक्लिया में घुमाव होता है, कितने घुमाव होते हैं वो बता रखे हैं अपने। एक कोक्लिया में बच्चों 2 सही 3/4 कोइलिंग होती है, इतने घुमाव, जलेबी की तरह 2 सही 3/4 कोइलिंग। कोक्लिया को 2 झिल्लियों द्वारा 3 कक्षों में विभक्त किया जाता है। इन्हें बेसिलर और राइजनर झिल्ली कहते हैं। अब ये डायग्राम थोड़ा सा याद आया गया, बता दूं मैं सिंपली आपको, बना के बताया हुआ था ना बच्चों। कोक्लिया की स्ट्रक्चर ऐसे बोल देंगे अपन, इसका जो घुमावदार पार्ट है वो ऐसा सा बच्चों ये आ गया। एक मेम्ब्रेन तो ये बेसिलर हो गई, ठीक है, बना रखा है वैसे वहाँ। एक ये मान लो आप राइजनर बच्चों मेम्ब्रेन हो गई। यहाँ ये वो आगे थे ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, इनको बोल देते हैं अपन। इनके ऊपर ये स्टीरियोसीलिया थे। यहाँ जो कनेक्टेड मेम्ब्रेन थी वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन थी। इससे जो कनेक्ट होते हैं ये बेटा जी, ये वो एफरेंट न्यूरॉन आ गए थे। एनसीईआरटी में भी दे रखा है डायग्राम, बस इसे सिंपली मैं समझा देता हूँ। यहाँ 2 विंडो थी बच्चों को, ऊपर इस वाली विंडो को तो बोल देते हैं ओवल विंडो, अंडाकार खिड़की। इस वाली विंडो को बोल देते हैं राउंड विंडो, गोलाकार खिड़की। और ये जो पार्ट है ये तो कहलाएगा स्केला टिम्पेनाई। इस मिड वाले पार्ट को बेटा जी बोला था स्केला मीडिया। मीडिया में मेम्ब्रेन आ गई थी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जो प्रत्यास्थ झिल्ली होती है। ये इंपॉर्टेंट आ गए थे ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, कोर्टाई के अंग। कोर्टाई के अंग जिस पर टिके रहते हैं बेटा जी वो थी बेसिलर मेम्ब्रेन, आधारी झिल्ली। ये वाला जो पार्ट था ये वो स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई। तो 3 पार्ट आ गए ना, ये वेस्टिबुलाई, मीडिया, स्केला टिम्पेनाई। अब जो इसमें भरा रहता है बच्चों, यहाँ तो भरा रहेगा पेरिलिम्फ, इसमें भी भरा रहेगा पेरिलिम्फ, बट जो मीडिया वाला पोर्शन है इसमें भरा रहता है एंडोलिम्फ। ये ध्यान रख लेना, बताई हुई बात है वैसे। तो वेस्टिबुलाई और टिम्पेनाई में पेरिलिम्फ भरा रहेगा और मीडिया वाले पार्ट में एंडोलिम्फ। ऊपर ये जो खिड़की है ओवल विंडो, तो ओवल विंडो तो बच्चों खुल रही है वेस्टिबुलाई में, और जो राउंड विंडो है वो कनेक्टेड है स्केला टिम्पेनाई से। ये वाली वो नर्व फाइबर आ गई ही, इनको बोल देंगे कोक्लियर नर्व। जो कोक्लिया से आएगी वो कोक्लियर नर्व है। ये बेटा जी आगे मिक्स होगी ऑडिटरी नर्व में, श्रवण तंत्रिका, जो सीएनएस तक जाएगी ब्रेन तक। आंख से आई थी ऑप्टिक नर्व, नाक से आई थी ऑल्फैक्टरी नर्व, और यहां से आ रही है ऑडिटरी नर्व, श्रवण तंत्रिका। कौन से नंबर की याद रखना चाहो तो ये होती है 8वें नंबर की एट्थ क्रेनियल नर्व, 8वीं कपालीय तंत्रिका। अब देख लो बच्चों, 2 मेम्ब्रेन है। ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको राइजनर मेम्ब्रेन नाम दिया मैंने तो क्या दिया है, साइंटिस्ट ने दिया है जिन्होंने डिस्कवर किया है। अब देख लो 3 चैम्बर है, वेस्टिबुलाई, मीडिया, टिम्पेनाई। तो इसी को अपन वो जब थ्योरी पढ़ेंगे इसी से क्लियर होगा कि बच्चों देखो इस वेस्टिबुलाई और मीडिया के बीच की मेम्ब्रेन राइजनर मेम्ब्रेन। तो ये जो राइजनर मेम्ब्रेन है ये वेस्टिबुलाई को मीडिया से अलग कर रही है। ये वाली मेम्ब्रेन कौन सी है, बेसिलर मेम्ब्रेन, आधारी झिल्ली। ये मीडिया और टिम्पेनाई के बीच कौन सी है, बेसिलर मेम्ब्रेन है। इसी बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर कौन लगे हैं, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई लगे हैं। यही मेन साउंड रिसेप्टर होते हैं। इनके पास जो साउंड वेव्स आ गई वही हमें सुनेगी, क्योंकि देखो बच्चों ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ही पोस्टीरियर पार्ट से, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ही पश्च भाग से कौन जुड़ी हुई है, नर्व है। कौन सी, कॉक्लियर नर्व है, जो आगे जुड़ रही है ऑडिटरी नर्व है, जहां से संवेदना गई सीएनएस को। तो जो ध्वनि तरंगें आपके ऑर्गन ऑफ कोर्टाई को मिलेगी वही ब्रेन तक ट्रांसफर होगी।
तो साउंड वेव्स जो आती है ना, ध्वनि तरंगे, वो ओवल विंडो से घुसती है स्केला वेस्टिबुलाई में, और टिम्पेनाई से कनेक्टेड कौन है, राउंड विंडो, ये भी आएगा। ये ऑर्गन ऑफ कोटाई के ऊपर एक प्रत्यास्थ झिल्ली लगी रहती है, इसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। देख लेना डायग्राम, वैसे तो बना के बताया। अब अपन बच्चों एनसीईआरटी पे वापस से आते हैं। अब उसकी रीडिंग लगाते हैं, क्या कह रही है आपकी एनसीईआरटी। रेडी हो? चलो कोक्लिया की स्ट्रक्चर पे आगे। कोक्लिया को दो झिल्लियों द्वारा 3 कक्षों में विभक्त किया जाता है। 2 झिल्लियां राइजनर और बेसिलर, 3 कक्ष वेस्टिबुलाई, मीडिया, टिम्पेनाई। इन झिल्लियों को बेसिलर झिल्ली और राइजनर झिल्ली कहते हैं। ऊपरी कक्ष को बच्चों क्या नाम दिया था, स्केला वेस्टिबुलाई। मध्य कक्ष को क्या कहा था, स्केला मीडिया, और निचले कक्ष को नाम दिया था स्केला टिम्पेनाई। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई में क्या भरा था, पेरिलिम्फ भरा था, परिलसिका द्रव्य। और स्केला मीडिया में बच्चों अंतरलसिका या तो क्या भरा था, एंडोलिम्फ भरा रहता है। चलो, कोक्लिया के नीचे स्केला वेस्टिबुलाई अंडाकार खिड़की में समाप्त होता है, जबकि स्केला टिम्पेनाई गोलाकार खिड़की में समाप्त होता है। उस डायग्राम से समझ लेना, अंडाकार गोलाकार। देखो अंडाकार खिड़की तो यहाँ है ओवल विंडो, ऊपर अंडाकार खिड़की थी ना, जबकि टिम्पेनाई बच्चों गोलाकार खिड़की में वो नीचे क्या थी, राउंड विंडो। ये डायग्राम सामने। तो वेस्टिबुलाई ओवल विंडो और टिम्पेनाई राउंड विंडो, गोलाकार खिड़की में समाप्त होता है, कनेक्ट होता है। ऑर्गन ऑफ कोटाई की बात कर रहे हैं, जो मेन सुनने वाली स्ट्रक्चर है बच्चों। ऑर्गन ऑफ कोटाई आधारीय झिल्ली पर स्थित होता है। किस पर था, बेसिलर मेम्ब्रेन पर था ना, आधारीय झिल्ली पर ही था, जिसमें पाई जाने वाली रोम कोशिकाएं श्रवणग्राही के रूप में कार्य करती है। तो इसके अंदर बच्चों ऑर्गन ऑफ कोटाई में विशेष प्रकार की ये सेंसरी हेयर सेल होती है, संवेदी कोशिकाएं होती है, रोम कोशिकाएं बोलते हैं। इनके ऊपर बच्चों लगे रहते हैं स्टीरियोसीलिया, और इनका जो पश्च भाग है ये जुड़ा रहता है न्यूरॉन से, ऐसे। इन सेल को नाम दिया, ये जो सेल है ना बच्चों, इनको कहा है संवेदी सेंसरी हेयर सेल। यही संवेदना ग्रहण करती है सुनने वाली। और ये जो लगे हुए हैं बेटा जी स्टीरियोसीलिया है, ये वो तंत्रिकाएं आ गई। और स्टीरियोसीलिया से ही कनेक्टेड यहां कौन थी, वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। स्टीरियोसीलिया समझ गए क्या, सीलिया और स्टीरियोसीलिया। सीलिया तो मूवेबल होते हैं, गतिशील। स्टीरियोसीलिया में मूवमेंट नहीं होती है। कहाँ नाम आया था ये, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र में 2 जगह नाम आता है, एपिडिडाइमिस, हाँ, और वास एफ्रेंसिया नहीं, वास डेफरेंस। तो एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस में भी क्या थे, स्टीरियोसीलिया। पढ़ लो, रीडिंग लगा लो। ऑर्गन ऑफ कोटाई आधारीय झिल्ली पर स्थित होता है, जिसमें पाई जाने वाली रोम कोशिकाएं श्रवणग्राही, सुनने की संवेदना को ग्रहण करने वाली होती है। रोम कोशिकाएं ऑर्गन ऑफ कोटाई की आंतरिक सतह पर श्रृंखला में पाई जाती है, क्रम से एक के बाद एक चेन के रूप में। रोम कोशिकाओं का आधारीय भाग अभिवाही तंत्रिका तंतु के निकट संपर्क में रहता है। ये लो, इनका आधारीय भाग ये कौन सी है, अभिवाही तंत्रिका तंतु, अभिवाही, एफरेंट बच्चों, याद आ गया, नर्वस सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन को ही क्या बोलते हैं, एफरेंट बोलते हैं ना। जो संवेदना लेकर जाए वो सेंसरी, जो वापस लाए वो मोटर। सेंसरी को एफरेंट बोलते हैं ना, मोटर को इफेरेंट बोलते हैं। अभिवाही और अपवाही, बस अभिवाही दे दिया। कोक्लियर नर्व भी बोल सकते हो, वही बात है। प्रत्येक रोम कोशिका के ऊपरी भाग पर कई स्टीरियोसीलिया नामक प्रवर्त निकलते हैं। रोम कोशिकाओं की श्रृंखला के ऊपर एक पतली लचीली कौन सी झिल्ली है, टेक्टोरियल झिल्ली है, इलास्टिक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्लियर बात, चलें आगे। चलो अब इसका जो दूसरा, ये तो कोक्लिया हो गया सुनने वाला, ये डायग्राम देख लो बेटा जी। कोक्लिया की स्ट्रक्चर दिख गई, ये रहा ऊपर वाला पार्ट वेस्टिबुलाई। इसमें भरा हुआ क्या है वो डायग्राम में मेंशन करना। इस वाले पार्ट में तो क्या भरा रहता है, पेरीलिम्फ। बीच वाले में बेटा जी क्या भरा था, एंडोलिम्फ। इसमें भी क्या भरा रहता है, पेरीलिम्फ। ये टिम्पेनाई है, मीडिया है, इसमें ऑर्गन ऑफ कोटाई है। तो ये बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर है, ये राइजनर मेम्ब्रेन आ गई, ये एफरेंट न्यूरॉन आ गए, जो आगे संवेदना सीएनएस तक ट्रांसफर कर देंगे। ऑर्गन ऑफ कोटाई के ऊपर ये कौन सी झिल्ली आ गई, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन आ गई। अपन इसी डायग्राम को सिंपलीफाई बना के बता दिया था। चलिए
कोक्लिया की स्ट्रक्चर के बाद कोक्लिया, जिसको हिंदी में कर्णावृत भी कहते हैं, वो सुनने में हेल्पफुल होता है बच्चों, हियरिंग एपरेटस, सुनने से रिलेटेड। आगे मैकेनिज्म पढ़ते हैं अपन। दूसरा जो पार्ट है कान का, दूसरा काम बच्चों, पहला तो सुनना, प्राथमिक कार्य तो संतुलन था, बैलेंस। बैलेंस में जो कान का पार्ट यूज होगा ना, उसको बेटा जी बोला जाता है वेस्टिबुलर एपरेटस, उसको बोलेंगे वेस्टिबुलर उपकरण। और जो सुनने में सहायक है वो क्या कहलाएगा, वो कोक्लिया कहलाएगा। तो मैं इस पैराग्राफ को समझने से पहले आपको छोटा सा बच्चों इसकी सिंपलीफाई करके मैं थ्योरी बता देता हूं। देखियो, जो अपना इंटरनल ईयर है, ये सब इंटरनल ईयर के तो पार्ट है। आंतरिक कर्ण, जिसको लेबिरिंथ बोला था, उसमें जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है ना, उसके बच्चों में पार्ट है। क्या है, ये लो दो पार्ट। एक अभी हम बात कर रहे हैं वेस्टिबुलर एपरेटस की, हिंदी में बोलेंगे वेस्टिबुलर उपकरण। दूसरा इसका पार्ट आया कोक्लिया। दो पार्ट आ गए। कोक्लिया की बात तो हो चुकी, क्या हो चुकी, कोक्लिया जिसका मेन काम तो क्या है, हियरिंग। सुनने में सहायक है कौन, कोक्लिया। इसकी स्ट्रक्चर आ गई, टिम्पेनाई, वेस्टिबुलाई, मीडिया, तीन पार्ट और सब अभी अपन ने डिस्कस कर लिया, वो कोक्लिया था। वेस्टिबुलर एपरेटस है, इसका मेन रोल बेटा जी किसमें है, बैलेंसिंग, संतुलन में, इक्विलिब्रियम में। वो किसका रोल है, वेस्टिबुलर एपरेटस है। क्वेश्चन बने हुए, एक जिम्नास्ट का क्वेश्चन आया जो कलाबाजियां दिखाता ना बच्चों, ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे हो जाता है, फिर भी बॉडी को बैलेंस रखता है। तो बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल कान का कौन सा पार्ट है, वेस्टिबुलर एपरेटस, उपकरण। अब वेस्टिबुलर जो एपरेटस है, इसके भी बेटा जी दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक इसमें आता है ओटोलिथ ऑर्गन, ओटोलिथ मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। एक इसमें आता है सेमी सर्कुलर कैनाल, अर्धवर्ताकार नलिकाएं। एक ओटोलिथ ऑर्गन है, वैसे तो नोट्स में बता रखे हैं, वैसे ही एनसीईआरटी आपके क्लियरली समझ में आ जाए इसलिए बेटा जी बता रहा हूं। ओटोलिथ ऑर्गन में दो वर्ड आएंगे, यूट्रिकुलस और सेक्यूली। यूट्रिकल जो लार्ज चैम्बर है, सेक्यूली स्मॉल चैम्बर होता है। सेमी सर्कुलर कैनाल, अर्धवर्ताकार नलिकाएं की नंबर अपने प्रत्येक कान में 3 होती है। प्रत्येक कान में 3 अर्धवर्ताकार नलिकाएं, 3 इस तरफ 3 इस तरफ। जबकि कोक्लिया की जो कॉइलिंग थी ना, कंफ्यूज मत तो ये कॉइलिंग होती है 2, 3, 4, 2.75 कॉइलिंग कंसीडर करते हैं। और सेमी सर्कुलर कैनाल की नंबर कितनी है, 3। अब बच्चों जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, देखियो एक सीधा सा डायग्राम भी बना के मैं बता दूं। ऐसे 2 चेंबर स्ट्रक्चर होती है ये। एक को मान लिया यूट्रिकुलस, एक हो गया सेक्यूलस। ऐसे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, फटाफट सीधा ही बना के बता रहा हूं मैं, ये मैंने नोट्स में बच्चों ने डायग्राम बना के आपको समझा रखा है। 3 सेमी सर्कुलर ये कैनाल है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, अर्धवर्ताकार नलिकाएं। और यहां इससे जो कनेक्टेड पार्ट है ये वाला, ये बेटा जी कोक्लिया होता है। कॉइलिंग एपरेटस है कोक्लिया। ये पूरा वेस्टिबुलर एपरेटस है। सिंपली इसको समझ लो, ये जो बच्चों पार्ट है सोलन, ये तो यूट्रिकल है, लार्ज सेक होता है, ये सेक्यूली है, स्मॉल है कंपैरेटिवली। इस वाली कोइलिंग स्ट्रक्चर को हमने कोक्लिया नाम दे दिया, वो अलग से याद रख लो। हियरिंग एपरेटस है। ये है सेमी सर्कुलर कैनाल, अर्धवर्ताकार नलिकाएं, सेमी सर्कुलर कैनाल। 3 है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, 3 नाम इनके होते हैं बच्चों। इनमें ये जो सोलन पार्ट होता है ना, इनको बेटा जी बोला जाता है एम्पूला। ये देखना, अर्धवर्ताकार नलिकाएं, सेमी सर्कुलर कैनाल स्टार्ट कहां से हो रही है, यूट्रिकुलस से। देखना थोड़ा बोर्ड पे बच्चों, यूट्रिकल से स्टार्ट होगी और वापस यूट्रिकल में ही खत्म होगी, समाप्त होगी। लेकिन समाप्त होने से पहले वो एक फूली हुई स्ट्रक्चर बनाती है, सोलन पार्ट बनाती है, और इस फूले हुए पार्ट को हमने क्या नाम दिया, एम्पूला। तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 ही क्या है, एम्पूला। और एम्पूला के अंदर बच्चों एक सेंसरी स्ट्रक्चर होती है। एम्पूला में
उसी सेंसरी स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया क्रिस्टा। एम्पुला में सेंसरी स्ट्रक्चर क्या है? क्रिस्टा होता है। वो क्रिस्टा जो बेटा जी है, यही है वो क्रिस्टा जिसका रोल होगा फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हेल्पफुल होता है। और इसमें सेक्युलस और यूट्रिकुलस में पहले मैं बता देता हूं, इनमें यहां प्रेजेंट होता है मैकुला। ये भी सेंसरी स्ट्रक्चर है फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो बच्चों दो प्रकार के बैलेंसिंग है, संतुलन है। एक को गतिक संतुलन बोलते हैं, डायनेमिक गतिक, स्टैटिक स्थैतिक। गतिक का मतलब बस हेड से याद रख लो, सिर से। अगर बच्चों सिर हिल रहा अपना तब वो डायनेमिक है, अगर आपका सिर फिक्स है तो वो स्टैटिक है। तो सिर फिक्स कब है? जैसे मान लो बच्चों अपन ट्रेन में बैठ के चल रहे हैं, बैठे हैं एक जगह, ट्रेन चल रही है तो आपका हेड कांस्टेंट है। लिफ्ट में आप ऊपर नीचे जा रहे हो तो हेड आपका एक जगह फिक्स है। रोडवेज बस में बैठे हो, हरियाणा रोडवेज की बात नहीं कर रहा वैसे बस में बैठे हो तो अपना हेड क्या रहेगा? कांस्टेंट। हेड जब फिक्स है, हरियाणा वाले लाडे सर फील ना करियो रे, जब सिर फिक्स है तो वो स्टैटिक रहेगा, और जब सिर बच्चों हिल रहा है, मूव कर रहा है, तो वो डायनेमिक कहलाएगा। तो डायनेमिक मेन तो बैलेंस ये होता है उस समय किसका रोल है? क्रिस्टा का। क्रिस्टा किसमें? एम्पुला। एम्पुला क्या? सेमी सर्कुलर कैनाल के जो अंतिम फूले हुए भाग है वो एम्पुला कहलाएंगे। और मैकुला इस यूट्रिकल और सेक्युलस में होता है। ये कौन होता है? ये मैकुला होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये कोक्लिया है, और कोक्लिया के इधर वाला पार्ट ये वेस्टिबुलर उपकरण है जो बैलेंसिंग से कनेक्टेड होता है। ये देख लो। तो ओटोलिथ ऑर्गन, यूट्रिकल सेक्युलस। यूट्रिकल सेक्युलस में कौन आ गई? मैकुला आ गया। और सेमी सर्कुलर कैनाल में संवेदी संरचना कौन आ गई? क्रिस्टा आ गई। ठीक है, अब आप एनसीईआरटी पे आ जाओ, समझ आ जाएगा ये पैराग्राफ। बैलेंसिंग से रिलेटेड है। तो अंतःकरण के कोक्लिया के ऊपर जटिल तंत्र वेस्टिबुलर, कोक्लिया नीचे था, वेस्टिबुलर उपकरण ऊपर की ओर होता। वेस्टिबुलर उपकरण में 3 अर्धचंद्राकार नलिकाएं और ओटोलिथ ऑर्गन मेम्ब्रेन से बना होता है। इसमें मैकुला, लघु कोश और यूट्रिकल का संवेदी हिस्सा है। लघु कोश बच्चों सैक्युली को बोला है, छोटा होता है इसलिए लघु कोश, और यूट्रिकल बड़ा कक्ष, उसमें मैकुला आ गए। प्रत्येक अर्धचंद्राकार नलिका एक दूसरे के समकोण पर विभिन्न तल पर होती है। 3 अर्धचंद्राकार नलिकाएं बच्चों तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल पर, और अलग अलग तल पर होती है, विभिन्न तल पर। इसका भी मैं एक बता रहा था ना, एक वीडियो लास्ट में बच्चों इसका अपलोड करूंगा, देख लेना, पूरा लेक्चर लास्ट तक देखना। ये झिल्लीनुमा नलिकाएं अस्थिर नलिकाओं के, अब ये कट कर दियो, लाइन कट कर देना बच्चों, मीनिंग नहीं है इसका, इंग्लिश में नहीं, इस लाइन को अपन क्या कर देंगे? कट कर देंगे। चलें आगे। नलिका का फुलावा आधारी भाग एम्पुला कहलाता है, जिसमें एक उभार निकलता है जिसे क्रिस्टा एम्पुलेरिस कहते हैं। तो एम्पुला में संवेदी संरचना क्या है? क्रिस्टा एम्पुलेरिस। प्रत्येक क्रिस्टा में रोम कोशिकाएं होती है। लघु कोश यूट्रिकुलस में उभारनुमा संरचना मैकुला है। क्रिस्टा व मैकुला अंडरलाइन वेस्टिबुलर तंत्र के विशिष्ट ग्राही है, जो शरीर के संतुलन और शरीर को सही स्थिति में रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब एनसीईआरटी में मेंशन कर लेना, क्रिस्टा डायनेमिक इक्विलिब्रियम और मैकुला फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक गतिक संतुलन, दूसरा स्थैतिक संतुलन। चलो बच्चों, लास्ट पैरा, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, सुनता कैसे है? वो तो बैलेंस वाला हो गया, अब सुनेगा कैसे अपन उसकी बात करेंगे। तो कान किस प्रकार ध्वनि तरंगों को तंत्रिकी आवेगों में बदलता है, जो कि मस्तिष्क द्वारा उद्दीप्त व क्रियात्मक होकर हमारे ध्वनि की पहचान कराएगा। कैसे साउंड वेव्स को मैकेनिकल कन्वर्ट करके वो सुनाई देती है बच्चों। बाह्य कण ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर कर्ण पतन तक भेजता है। तो सबसे पहले जो साउंड वेव्स है उसे पिन्ना रिसीव करेगा ना, और पिन्ना से वो कान के पर्दे तक गया, ईयर ड्रम तक गया, कर्णपटल मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक गया। ऐसी जा रही ध्वनि तरंगें। फिर ध्वनि तरंगों के प्रतिक्रिया से कर्णपटल में कंपन होता है। तो कान के पर्दे में जब ध्वनि तरंगें टकराएगी तो बच्चों क्या होगा? कंपन होगा। इस कंपन से कर्ण अस्थिकाएं मेलियस, इंकस, स्टेपीज से होते हुए गोलाकार खिड़की तक पहुंचते हैं। छोटा सा करेक्शन यहाँ है, ये कंपन देखो कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे। ये रहा बच्चों, मान लो अपना ईयर पिन्ना, ये रहा ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मिडल ईयर, और मान लो ये इंटरनल ईयर है।
कोक्लिया वाली सी स्ट्रक्चर बच्चों अपन यहाँ मान लेते हैं ऐसी सी, ये स्ट्रक्चर इधर कोक्लिया की बात करें ना, यहाँ 2 पोर आ गए थे ऐसे। तो जो साउंड वेव्स आ रही है ना वो इससे होते हुए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मिडल ईयर से होते हुए सबसे पहले इस पोर से जाएगी ऊपर, इसके अलावा वेस्टिबुलाई में आएगी, फिर आएगी मीडिया वेस्टिबुलाई, ये सॉरी टिम्पेनाई। तो साउंड वेव्स जो है ये बच्चों टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा, मिडल ईयर, फिर वहां से ये ऊपर वाला पोर, ये कौन सा विंडो था, ये ओवल विंडो था, ये कौन सी है, राउंड विंडो। तो पहले ये बात है इस रास्ते से ओवल विंडो से वो जाएगी स्केला वेस्टिबुलाई में, और वही सुनेगी जिसे ऑर्गन ऑफ कोर्टाई रिसीव करेगा, क्योंकि उसी के नीचे जुड़ी हुई थी वो न्यूरॉन तंत्रिकाएं जो ब्रेन तक उसे ट्रांसफर करेगी। एक बार थोड़ा सा अपन एनसीईआरटी से थोड़ा देख लें इसको कि मेलियस इंकस स्टेपिस से होते हुए गोलाकार खिड़की नहीं है बच्चों, गोलाकार काट के यहां लिख लेना अंडाकार खिड़की। ऊपर कौन सी खिड़की थी, अंडाकार। ओवल विंडो से जाएंगे स्टेपीज, ओवल विंडो से कनेक्ट है ऊपर वाली, फिर ओवल विंडो खुलेगी स्केला वेस्टिबुलाई में, वहां फिर करेक्शन आएगा आगे, फिर गोलाकार खिड़की है, इस गोलाकार की जगह फिर से आप अंडाकार या ओवल कर लेना। अंडाकार खिड़की से कंपन कोक्लिया में भरे द्रव तक पहुंचते हैं, जहां वे लसिका में लिम्फ में तरंगें उत्पन्न करेंगे। जैसे ही कंपन उस पेरी एंडोलिम्फ में आएंगे उसमें कंपन होगा, तरल में कंपन होगा, उसी लिम्फ की तरंगें आधार कला में हलचल उत्पन्न करेगी बेसिलर मेम्ब्रेन में, और उसी बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर कौन है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है, वहीं तक पहुंचानी है। आधारीय झिल्ली में गति से रोम कोशिकाएं मुड़ती है और टेक्टोरियल झिल्ली पर एक दबाव डालेगी, फलस्वरूप संगठित अभिवाही न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होगा। समझ गए, ये रही, ये तो बच्चों आधारीय झिल्ली है, बेसिलर मेम्ब्रेन। इसके ऊपर मान लो ये कौन है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ऊपर ये स्टीरियोसीलिया, ये ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई से ये जुड़े हुए न्यूरॉन। अब देख लो लाइन क्या करिए कि आधारीय झिल्ली में गति से रोम कोशिकाएं मुड़ेगी, इन रोम कोशिकाओं में खिंचाव होगा। अब मुड़ने से रोम कोशिकाओं से कौन जुड़ा हुआ है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये प्रत्यास्थ तो थी, तो मुड़ती और टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव, खींची जाएगी, प्रेशर लगेगा, उस खिंचाव से इन न्यूरॉन में एक आवेग इंपल्स उत्पन्न हुआ, वही आवेग आगे ट्रांसफर होगा। ये आवेग अभिवाही तंतुओं द्वारा श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क के श्रवण वलकुट तक भेजे जाते हैं, जहां आवेगों का विश्लेषण कर ध्वनि को पहचाना जाता है। कौन सी तंत्रिका लिखी, श्रवण तंत्रिका। ऑडिटरी नर्व है, कितने नंबर की बताई थी मैंने, 8वीं कपालीय तंत्रिका, 8th क्रेनियल नर्व। और ब्रेन के कौन से पार्ट, श्रवण वलकुट, ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक। तो सेरेब्रम के अलग अलग पार्ट में अलग अलग सेंटर होते हैं। तो जैसे देखने के लिए मैंने ऑक्सीपिटल लोब बताई थी ना, ऑक्सीपिटल। वैसे सुनने के लिए बच्चों सेरेब्रम में एक लोब है, हाँ टेम्पोरल ये तो बोन थी, टेम्पोरल बोन, बिल्कुल कान के साइड वाली टेम्पोरल बोन है। और ब्रेन में एक लोब आती है टेम्पोरल लोब, ये कान के साइड वाली टेम्पोरल लोब है बच्चों, वहाँ हियरिंग वाला सेंटर होता है। तो वो ऑक्सीपिटल लोब थी देखने के लिए, ये टेम्पोरल लोब, वहाँ श्रवण वलकुट तक ये ट्रांसफर होगा। ये अपना चैप्टर जिसमें बेटा जी अपन ने किसके बारे में डिस्कस कर लिया, अपने सेंसरी ऑर्गन आईज और ईयर के बारे में। अब ये मैं जो पूरी हियरिंग की मैकेनिज्म वाला एक वीडियो डायग्राम है वो भी बता दूं आपको, और इस चैप्टर के बच्चों जो प्रीवियस ईयर एग्जाम वाले क्वेश्चन है वो भी अपन अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम वाले क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है आपको, 2010 एम्स का क्वेश्चन। द कॉर्निया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन आई, द मेन फंक्शन ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया का मेन फंक्शन क्या है, तो कॉर्निया बच्चों, ये कॉर्निया सबसे पहले जो लाइट वेव्स है वो किस से एंट्री लेगी, कॉर्निया से, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। बेंड द लाइट बिफोर इट रीचेज द लेंस, ठीक है, लाइट वेव्स को बेंड करता है कि नहीं करता है, सही है बच्चों, लाइट वेव्स को थोड़ा सा बेंड करेगा। रिफ्रैक्शन होता ना, तो आईज में जो रिफ्रैक्टरी साइट है वो कॉर्निया और लेंस ही तो होते हैं, उसमें भी मेन रिफ्रैक्शन किसका रहता है, कॉर्निया का। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द आई, कंटेन ए कंसंट्रेट अमाउंट ऑफ कोन सेल इन द करेक्ट ओरिएंटेशन। तो कोन सेल तो कॉर्निया में थोड़ी होती है, वो तो रेटिना की फोटो रिसेप्टर सेल है। चेंज द शेप ऑफ द लेंस टू एनेबल द इमेज टू बी फोकस ऑन रेटिना, ये लेंस की शेप को चेंज थोड़ी करेगा, वो तो लिगामेंट करते हैं। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, फर्स्ट आ गया, बेंड द लाइट बिफोर इट रीचेज द लेंस। तो कॉर्निया और लेंस बताया था आपको नोट्स में, ये दोनों रिफ्रैक्शन करके उस लाइट वेव्स को कहाँ भेजेगा,
येलो स्पॉट पे। प्रकाश को लेंस तक पहुंचने से पहले थोड़ा सा मोड़ देगा। मोर देन 70% रिफ्रैक्शन यही करता है बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट आओ, अगला क्वेश्चन। ये लो, ये भी कई बार विटामिन वाला भी आ रखा है कई बार। द पर्पलिश रेड पिगमेंट रोडोप्सिन कंटेन रोड टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स इन द ह्यूमन आई। इज इट डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। रेटिनोल का डेरिवेटिव होता है विटामिन ए को हम क्या बोल देंगे? रेटिनोल। अगले क्वेश्चन पे चलें। The order of 3 layer of cells of retina in human eye from inside to outside, inside to outside। तो सबसे इनसाइड बच्चों गैंग्लियोनिक सेल, फिर बाइपोलर, फिर फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये तो आ गया इनसाइड टू आउटसाइड। बस अगला क्वेश्चन। Which part of the human ear plays no role in hearing as such but it otherwise very much required। तो ह्यूमन ईयर का कौन सा पार्ट बच्चों हियरिंग में, सुनने में जिसका कोई रोल नहीं है बट फिर भी वो दूसरे फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है? यूस्टेकियन ट्यूब। ऑर्गन ऑफ कोटाई मेन हियरिंग वाला है। वेस्टिबुलर एपरेटस का मेन रोल बैलेंसिंग में है, हियरिंग में नहीं होता। ईयरोसाइकल का रोल भी किस में था बच्चों? हियरिंग में। तो आंसर गया थर्ड, वेस्टिबुलर एपरेटस। यूस्टेकियन ट्यूब तो बैलेंस करती है ना ईयर ड्रम के दोनों ओर, तो हियरिंग से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इसमें जो एकदम गड़बड़ जा रहा है वो वेस्टिबुलर एपरेटस, उसका मेन रोल ही कहाँ है? बैलेंसिंग। अगले क्वेश्चन पे चलो। आइज के डायग्राम के भी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों। तो इस डायग्राम को जब देखोगे, ये लो थोड़ा सा क्लियर अपन देख लेते हैं। सेलेक्ट पूछ रहा है एबीसीडी में कौन सा करेक्ट आइडेंटिफिकेशन है। डी कोरोइड, इट्स एंटीरियर पार्ट फॉर्म सिलियरी बॉडी। कोरोइड एंटीरियर पार्ट तो नहीं होता बच्चों, हाँ कोरोइड का एंटीरियर पार्ट फॉर्म सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी और क्या बनाएगा वो? आइरिस। बट डी वाला जो पोर्शन है बाहर से टच है, स्क्लेरा है बच्चों, आउटर मोस्ट होता है। ए रेटिना कंटेन्स फोटो रिसेप्टर रोड एंड कॉन्स, बिल्कुल सबसे इन रेटिना है, उसी में रोड और कॉन्स होते हैं। बी ब्लाइंड स्पॉट हैज ओनली फ्यू रोड एंड कॉन। तो ब्लाइंड स्पॉट में बच्चों ना तो रोड होगी ना कॉन होगी, गलत हो गया। सी एक्वस चैम्बर रिफ्लेक्ट द लाइट विच डजंट पास थ्रू द लेंस। लेंस से पास होगी तभी तो रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसमें आंसर गया सेकंड। नेक्स्ट, फिर आइए इसका डायग्राम देखिए। एम्स में आया इसका डायग्रामेटिक क्वेश्चन। लेबल्ड पार्ट इन द डायग्राम बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फंक्शन। तो ए ब्लाइंड स्पॉट, ए ब्लाइंड स्पॉट नहीं है बच्चों, ये तो वो है फोविया, येलो स्पॉट। बी फोविया गलत, बी ब्लाइंड स्पॉट है। सी कॉर्निया, सी कॉर्निया गलत, सिलियरी बॉडी है। डी आइरिस, हाँ तो ये लेंस के थोड़ा सा आगे है बच्चों एरो। आइरिस विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई, बिल्कुल आइरिस ही आई का विजिबल कलर्ड पोर्शन होता है। नेक्स्ट आओ। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनकरेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? इनकरेक्ट, असत्य। रेटिनल इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी, पहला इनकरेक्ट हो गया। विटामिन सी थोड़ी होगा, विटामिन ए होगा, फर्स्ट ही हो रहा है इनकरेक्ट। और देख लो, रोडोप्सिन इज पर्पलिश रेड प्रोटीन प्रेजेंट इन रोड ओनली, ठीक है। रेटिनल इज द लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन ऑफ विजुअल फोटो पिगमेंट, बिल्कुल रेटिनल ही होगा। इन रेटिना द रोड हैव द फोटो पिगमेंट रोडोप्सिन व्हाइल कॉन हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटो पिगमेंट, ठीक है। कॉन में 3 टाइप के होते हैं अलग अलग। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। In mammalian eye, the fovea is the center of visual field where fovea मैकुला की कैविटी। द ऑप्टिक नर्व लिव्स द आई, गलत। ऑप्टिक नर्व तो कहां से आएगी बच्चों? ब्लाइंड स्पॉट से। ओनली रोड्स आर प्रेजेंट, गलत। फोविया में तो ओनली कॉन्स होते हैं। मोर रोड्स देन कॉन्स, गलत। हाई डेंसिटी ऑफ कॉन्स अकर बट हैज नो रोड्स। शंकुओं की सघनता होगी लेकिन वहां शलाकाएं नहीं होगी, क्लियर है। ओनली कॉन सेल्स होती है।
देन फोटोसेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आईज मेड अप ऑफ, फोटोसेंसिटिव कंपाउंड रोडोप्सिन वगैरह किसके बने होते हैं देख लो, रेटिनिन, गुएनोसिन, ऑप्सिन एंड रेटिनल। हाँ ये देख लेना बच्चों, रेटिनल और रेटिनोल किसका बनेगा, रेटिनल का बनेगा ना, ध्यान रखना, NaL ये सही है, क्योंकि रेटिनोल तो खुद विटामिन ए होता है, जबकि ये विटामिन ए का क्या है, एल्डिहाइड होता है, तो हम इसको बोलते हैं रेटिनल। थर्ड आएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। नो रिसेप्टर रेस्पॉन्ड टू चेंज इन प्रेशर, प्रेशर के अगेंस्ट कोई रिसेप्टर नहीं होते, क्या कह रहा है, नोजिसेप्टर दाब में परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, ये नो रिसेप्टर नहीं बच्चों, नोजी है ये, नो रिसेप्टर नहीं, NOCI, नोजिसेप्टर। और नोजिसेप्टर होते हैं किसके लिए, पेन के लिए होते हैं। नोजिसेप्टर किसके होंगे, पेन के लिए, पेन के होते हैं नोजिसेप्टर। तो पहला गलत हो गया, प्रेशर के लिए नहीं हो गए, प्रेशर के लिए तो पैसिनियन होते हैं, पैसिनियन ये पेन के लिए होते हैं। मिजनर कार्पसस आर थर्मो रिसेप्टर, मिजनर थर्मो टेम्परेचर के लिए थोड़ी होंगे, मिजनर तो टच के लिए होते हैं, स्पर्श, स्किन में हम पढ़ते हैं बच्चों, गलत है ये भी। फोटो रिसेप्टर इन द ह्यूमन आई आर डीपोलराइज्ड ड्यूरिंग डार्कनेस एंड बिकम हाइपर पोलराइज्ड इन रेस्पॉन्स टू द लाइट स्टिमुलस। क्लियर बात है, डीपोलराइज्ड हो गया ड्यूरिंग डार्कनेस, जैसे ही चेंजेज आएगा एक्टिव होगा, एक्टिव को हम डीपोलराइज्ड बोलते हैं, नर्वस सिस्टम में डिस्कस किया है। और हाइपर पोलराइज्ड इन द रेस्पॉन्स टू द लाइट, लाइट में वो एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन, हाइपर पोलराइज्ड। वो जो एक ग्राफ से मैंने बच्चों नर्वस सिस्टम वाले में आपको बता रखा है, वो देख लियो वहाँ, ये -70 पर पोलराइज्ड, ये था डीपोलराइज्ड, रीपोलराइज्ड और हाइपर पोलराइज्ड, वहाँ एक्सप्लेन कर रखा है। रिसेप्टर डू नॉट प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल, थर्ड हो गया, ग्रेडेड पोटेंशियल तो प्रोड्यूस करते ही है ना, ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट तो करेगा ही, इंपल्स जनरेट तो होंगे, तभी तो उनका आगे कंडक्शन होगा। तो करेक्ट पूछा तो आंसर क्या गया, थर्ड गया। चलिए आगे। Good vision depends on adequate intake of carotene rich food. Select the best option from the following statement. अच्छी दृष्टि मतलब साफ, अच्छी दृष्टि कैरोटीन प्रचुर खाद्य पदार्थों के पर्याप्त अंतर्ग्रहण पर निर्भर करती है। तो कैरोटीन, गाजर में बच्चों कैरेट में कैरोटीन होता है ना, बीटा कैरोटीन, उसी से तो विटामिन ए बनता है। तो गाजर खाने से बोलते हैं ना आई साइट अच्छी होती है, उसी वजह से। तो उसके लिए आपको ये बेस्ट ऑप्शन पूछ रहा है, इसमें से बेस्ट कैरोटीन, पहला ऑप्शन। विटामिन ए डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन से डेरिवेटिव होंगे ना। बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन से बनता है विटामिन ए, इसलिए बीटा कैरोटीन को बच्चों बोलते हैं विटामिन ए का प्रीकर्सर, पूर्वगामी। क्लियर। द फोटोपिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ द इनर सेगमेंट। तो फोटोपिगमेंट बच्चों इनर सेगमेंट में, ये वैसे सरफेशियल पार्ट पे रहते हैं। रेटिनल इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, सही है, रेटिनल विटामिन ए का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। रेटिनल इज ए लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल द विजुअल फोटोपिगमेंट, बिल्कुल। अगर आप रोडोप्सिन लिखते हो तब भी उसमें रेटिनिल आएगा, आयोडोप्सिन लिखते हो वो भी किसका बनेगा, रेटिनल का। तो इसमें ए, सी और डी ये सही है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। सेकंड बच्चों, फोटोपिगमेंट आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ द इनर सेगमेंट, जनरली आउटर में भी रह सकते हैं ये, और ये वैसे कैरोटीन रिच। और इस जो क्वेश्चन पूछ रहा ना उस स्टेटमेंट से कनेक्टेड नहीं, अगला कह रहा आपको सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बेस्ट ऑप्शन। तो कैरोटीन और इससे कनेक्टेड ये तीन स्टेटमेंट हो गए, ए, सी और डी, इसलिए आंसर फोर्थ। अगला, द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाई। अब लेंस को उसकी जगह पर फिक्स कौन रखता है, तो लेंस को पकड़े हुए बच्चों कौन थे, सस्पेंसोरियम लिगामेंट, निलंबन स्नायु। बस देख लो कहाँ है, लिगामेंट अटैच टू द सिलियरी बॉडी, ठीक है, लिगामेंट अटैच टू द आइरिस, गलत, स्मूथ मसल्स, गलत, गलत। तो लिगामेंट यहां किससे अटैच होंगे, सिलियरी बॉडी से, फर्स्ट ही हो गया, ओके।
हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कॉर्निया इज कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट विच इज हाईली वेस्कुलराइज्ड। तो बच्चों कॉर्निया हाईली वेस्कुलराइज्ड नहीं होता, हमें पता है कॉर्निया में तो ब्लड सप्लाई या ब्लड वेसल्स होती नहीं है। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन एंड इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई। बिल्कुल कोलेजन होगा ना, आउटर मोस्ट है। कॉर्निया और स्क्लेरा आउटर मोस्ट है बच्चों, तो आउटर मोस्ट हमेशा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और वाइट फाइबर में कौन आ गए? कोलेजन आ गए। और ये जो लिखा है मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई, अब बात पूरी नहीं लिखी बच्चों। मोस्ट सेंसिटिव किस रेफरेंस में? पेन और टच के रेफरेंस में कॉर्निया सेंसिटिव होता है। लाइट के रेफरेंस में अगर बात करें तो रेटिना इसका मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होगा। ठीक है, सीधा स्टेटमेंट दे दिया, नीट ने यही आंसर रखा था, मोस्ट सेंसिटिव विद रेफरेंस टू पेन टच। कॉर्निया इज एन एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीनियस कवरिंग ऑफ द आई बॉल। अब ठीक है, एक्सटर्नल भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, प्रोटेक्टिव प्रोटीनियस कवरिंग। बच्चों देखियो, इसमें इसलिए नहीं माना कि मेन जो प्रोटीनियस प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो तो कौन होगा? स्क्लेरा होता है। फॉर प्रोटेक्शन में किसका रोल? स्क्लेरा, पोस्टीरियर मेन कवरिंग है। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ इलास्टिन एंड कैन रिपेयर इटसेल्फ। इलास्टिन फाइबर यहां नहीं होंगे, तो नीट के अकॉर्डिंग इसका आंसर गया था सेकंड। क्लियर? ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर आर स्पेसिफिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पोस्चर। तो बैलेंस और बॉडी पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए कौन से रिसेप्टर आ गए? पहला ही लग रहा है क्रिस्टा एम्पुलेरिस एंड मैकुला। क्रिस्टा मैकुला बैलेंसिंग रिसेप्टर होते हैं। बेसिलर मेम्ब्रेन ये तो नहीं है, हेयर सेल भी नहीं है, टेक्टोरियल भी नहीं है, तो आंसर हो गया फर्स्ट। क्लियर? अब बच्चों अपन हियरिंग की जो मैकेनिज्म है उसको एक वीडियो के फॉर्म में मैं सिंपलीफाई आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे साउंड वेव्स पिन्ना में आएगी, ईयर ड्रम से टकराएगी, कॉक्लिया में जाएगी, हेयर सेल से फिर वो ब्रेन तक ट्रांसफर होगी। वो पूरी मैकेनिज्म एक डायग्रामेटिक वीडियो के फॉर्म में अपन एक्सप्लेन करते हैं। ये बच्चों ईयर अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, ये ऑसाइकल्स दिख रही है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल। अब सबसे पहले पिन्ना, डायग्रामेटिक पिन्ना साउंड वेव्स कलेक्ट करेगा। ये ऑडिटरी मीटस बच्चों, इसी में वो सीरुमिनस ग्लैंड होती है जो वैक्स रिलीज करती है, ईयर वैक्स प्रोटेक्टिव सब्सटेंस। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड ईयर ड्रम, कान का पर्दा। ये ओसाइकल्स आ गए बच्चों, ओसाइकल्स अपन स्मॉल बोन यूस्टेकियन ट्यूब, वो ड्रम के दोनों ओर बैलेंस करती है ना। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यहां साउंड वेव्स से टकराएगी, इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। ये साउंड वेव्स आ रही है, ये ड्रम से टकराई, वाइब्रेशन हुआ। देखियो कैसे फंक्शन बच्चों, ओसाइकल्स कैसे मूव करती है सीक्वेंस में, पहले मेलियस, इंकस, फाइनली स्टेपीज। ये फर्स्ट ईयर ओसाइकल्स, ओसाइकल्स स्मॉल बोन्स को बोलते हैं। अब इनके नेमिंग आपको बताया जाएगा। ये क्लियरली तीनों ईयर ओसाइकल्स और उनकी सीक्वेंस। मेलियस ब्रैकेट में हैमर, हैमर शब्द होती है, इंकस एनिमल शब्द और स्टेपीज स्टेप शब्द होती है। तीनों बोन, ईयर ड्रम में वाइब्रेशन आपको दिख रहे हैं। देन मेलियस मूव करते हुए, मेलियस से इंकस में, इंकस से स्टेपीज में। स्टेपीज प्रेशर डाल रही है बच्चों इंटरनल ईयर पे ओवल विंडो से। अपर ओवल विंडो बताया था आपको। अब ये जो कैनाल है वो तो वेस्टिबुलर पोर्शन है, देख लो कोक्लिया नीचे और वेस्टिबुलर पोर्शन अपर, उसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल और ऑडिटरी पोर्शन अपना आ गया कोक्लिया, कोइलिंग स्ट्रक्चर कोक्लिया। अब बच्चों तीनों जो सेमी सर्कुलर कैनाल है देख लो, डिफरेंट प्लेन राइट एंगल टू ईच अदर। इसमें यूट्रिकल एंड सेक्यूली दिख गया, यूट्रिकल लार्ज पोर्शन, सेक्यूली स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर, और ये फाइनल सोलन पार्ट एम्पुला, कोक्लिया जो मेन हियरिंग apparatus है। ये वो ऑडिटरी नर्व आप बोल सकते हो बच्चों, जो इन सेंसेस को ट्रांसमिट करेगी ब्रेन तक।
ये सामने आपके कोक्लिया। अब इसकी स्ट्रक्चर अपन देखते हैं इंटरनली। देखिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें 3 पार्ट बताए थे, वेस्टिबुलाई, ये रहा, टिम्पेनाई एंड मीडिया। क्लियर है बच्चों? 2 मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी, अब आएगी एक राइजनर मेम्ब्रेन और एक बैसिलर मेम्ब्रेन। तो वेस्टिबुलाई और मीडिया के बीच में, हाँ, ये वाली राइजनर मेम्ब्रेन आ गई, और मीडिया और टिम्पेनाई के बीच में बच्चों ये आ गई बैसिलर मेम्ब्रेन। बैसिलर मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर है ऑर्गन ऑफ कोल्टाई, जिसके ऊपर है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। हेयर सेल्स अब देख लो, ये रही आउटर हेयर सेल, इनर हेयर सेल, इट्स पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ कोल्टाई। और हेयर सेल ऊपर कनेक्ट होती है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से, बीच में स्टीरियोसीलिया। ये रहा वाइब्रेशन, तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को प्रेस करेगी, अगेंस्ट प्रेस करती, उसी से जो मैकेनिकल स्टिमुलाई जनरेट हुए उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा ब्रेन तक, लेकर जाएगी कॉक्लियर नर्व है, कॉक्लियर टू ऑडिटरी नर्व है, ये रहे मैकेनिकल स्टिमुलाई बच्चों डॉटेड फॉर्म में आपको दिख रहे हैं, सिग्नल दिख रहे हैं, अलग अलग कोक्लिया से, अलग अलग नर्व से सिग्नल आए और ये ट्रांसफर कर दिए गए ब्रेन को वाया ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी एट क्रेनियल नर्व है। क्लियर? तो इस डायग्राम से अपन ने, इस वीडियो से बच्चों एक्सप्लेन की कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। उम्मीद करता हूं अपने को ये अच्छे से समझ आई। मिलता हूं बच्चों में अब आपको अगले लेक्चर में, जहां अपन अगले किसी चैप्टर को एनसीईआरटी से रीडिंग और उसके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए वही मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।